आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो और अगर आप ड्रीम डोज को फॉलो कर रहे हो और हर एक वीडियो को आपने कंप्लीट किया है, मैं आपको रिमाइंड करता हूं कि आप सिर्फ इस एग्ज़ाम को निकालोगे नहीं, यू विल बी अमोंग द टॉपर। जब टॉपर का जो लिस्ट होगा उसमें आपका नाम होगा। आज 2008 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आपको स्पेशली ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी से, वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। बहुत ही वन शॉट ये वीडियो होगा, शांतिपूर्वक चीज़ों को एकदम सुनते हुए चलिएगा। उससे पहले हमने आपको टारगेट भी दिया था कि ज्योग्राफी जो आपको कंप्लीट करना है वो करना है आपको ड्रीम डोज के पीडीएफ से। वन शॉट वीडियो भी दिया गया था और साथ में आपको पीडीएफ भी दिया गया था। जितनी सुंदरता से इसको बनाया गया है, मैं आशा करता हूँ उतनी ही सुंदरता से आपने पढ़ा होगा। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसी को पढ़ के आपका जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं लोगों का ज्योग्राफी में फुल आउट ऑफ फुल आया है और आपका भी आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये ज्योग्राफी का पीडीएफ है, उसके बाद आपको पॉलिटी का भी आपको टारगेट दे दिया गया कि कल तक आपका टारगेट है। ठीक है, आप उसको खत्म कर लीजिएगा, जो भी जितना भी पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट करें। इसी तरीके से आपका होल ज्योग्राफी का भी दिया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से हम दरोगा, बिहार पुलिस और जितने भी बीपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट का सब चीज़ हम लोग कवर करेंगे एकदम वन शॉट। बहुत मेहनत किया गया है। सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, नवीन जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसके निक्षेप को क्या कहा जाता है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसका निक्षेप को क्या कहा जाता है, तो वो है आपका खादर कहा जाता है। अब जल्दी से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले हम लोग जलोढ़ मिट्टी का बात करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाया जाता है वो किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, तो आपको बोलना है जलोढ़ मिट्टी, या इसी को बोला जाता है एलुवियल सॉइल। कितने % मिलता है, तो 43% पूरे भारत में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे उपजाऊ मिट्टी भारत में कौन सा है, तो सबसे जो फर्टाइल सॉइल है वो भी आपको याद रखना है, वो भी आपका एलुवियल सॉइल ही होता है। यहां से तीसरा क्वेश्चन और बनता है कछारी मिट्टी। तो याद रखिएगा एलुवियल सॉइल का या जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी बोला जाता है। इसको दो भागों में हम और बांट सकते हैं अगर, ठीक है, कि एलुवियल सॉइल जो है आपका जलोढ़ मिट्टी है, अगर इसमें आपका जो बालू का मात्रा अगर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, उसको आप छोड़ दो। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी बस इतना देखो कि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाया जाता है, ठीक है, जो आया हुआ है वही डील करते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे भारत में, कितना %, तो 43%। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो आप बोलोगे आपका एलुवियल सॉइल है जो सबसे उपजाऊ है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो उसका जो निक्षेप होगा उसको खादर बोलते हैं। ठीक है, और जो पुराना जलोढ़ मिट्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बांगर बोलते हैं। ये भी चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका जो गंगा जो है, गंगा और गंगा का डेल्टा का सबसे, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपको पता है दुनिया का जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है डेल्टा वो बनाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, आपको यहाँ है कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो वो है आपका फरक्का। हमने एक चीज़ आपको समझाया था। ठीक है, एक चीज़ हमने आपको क्या समझाया था कि जो ये फरक्का है, फरक्का मैंने आपको क्या समझाया था कि फरक्का बैरेज है, एक बैरेज बनाया गया। बैरेज और डैम में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, बैरेज और डैम में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आप क्लियर करके रखोगे कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी, ठीक है, जो बिंदु है, ठीक है, वो कौन सा है, तो वो फरक्का है। ये पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि फरक, ये तो आप समझ गए। दूसरा याद रखना है फरक्का पे क्या होता है, गंगा जाके दो भागों में बढ़ जाता है। एक हुगली के नाम से क्या होता है आपका, हुगली के नाम से आपका कोलकाता में प्रवेश करता है, और दूसरा जो है आपका पद्मा के नाम से, पद्मा के नाम से आपको अच्छे से याद रखना है, ये वेस्ट बंगाल में प्रवेश करता है। तो गंगा को आपको याद रखना है, गंगा को, ठीक है, आपका जो बांग्लादेश में ये क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है। और याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है आपका बांग्लादेश में, तो आपको याद रखना है जमुना कहा जाता है। इसको पद्मा कहा जाता है, उसको जमुना कहा जाता है। और जब ये पद्मा और जमुना जब मिल जाती है तो इसको हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं, वही बांग्लादेश में। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, याद रहेगा ये चीज़। देखिए गंगा का अगर हम लोग बात करें तो ये भी याद रखिएगा, जो गंगा जो है, ठीक है, गंगा जो है आपको याद रखना है
जो भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो आपको याद रखना है गंगा है। ठीक है, ये गंगा गंगा बनती कहाँ है, तो आपको याद रखना है देव प्रयाग में बनती है। आपको अच्छे से याद रखना है देव प्रयाग में, जहाँ क्या होता है आपका अलकनंदा अलकनंदा और भागीरथी जो है आके आपसे मिलती है। ठीक है, याद रहेगा, अलकनंदा और भागीरथी जब आके मिलती है तब कहाँ, देव प्रयाग में, तब गंगा का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। और देखिए कौन सा जो शहर है गंगा के नदी के किनारे, ये भी याद रखिएगा। जैसे कि आपका हरिद्वार हो गया, कन्नौज हो गया। ठीक है, तो ये सब पूछा गया है, तो हरिद्वार, कन्नौज, ठीक है, इवन आपका पटना हो गया। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे कुछ और पॉइंट हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक पूछा गया था कि कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर है। ठीक है, वो देखते हैं। जैसे आपको पूछा गया था जो ताप्ती, ताप्ती से 3 क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका पूछा गया कि ताप्ती जो है किस, मतलब ताप्ती के नीचे, ठीक है, मतलब ताप्ती ताप्ती जो है, तीनों क्वेश्चंस में यहाँ डील करूँ। सबसे पहले पूछा गया था कि जो आपका, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया होता है, उसमें नर्मदा भी दिया हुआ था। पूछा था कि कौन सा ऐसा नदी है जो आपका सतपुरा श्रेणी से निकलती है, तो याद रखिएगा सतपुरा श्रेणी से जो निकलती है वो निकलती है ताप्ती। 2 क्वेश्चन इससे और पूछा गया था, कौन सा ऐसा नदी है, ठीक है, जो डेल्टा नहीं बनाती है, और ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ था, ताप्ती। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, एस्चुरी बनाती है, याद रखें। क्यों, क्योंकि अरब सागर में गिरती है। क्या बनाती है, आपका एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। कहाँ से निकलती है, सतपुरा श्रेणी से निकलती है। और पूछा गया था जो सूरत शहर है, सूरत शहर जो है किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है ताप्ती नदी के किनारे है आपका सूरत शहर। इसी प्रकार आपका पूछा गया था, इसी प्रकार आपका पूछा था कि जो बारामूला, बारामूला जो शहर है, बारामूला जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो याद रखना। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, बारामूला शहर जो किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे है, याद रखना, झेलम नदी के किनारे। और एक क्वेश्चन पूछा था कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ये सब चीज आपको करवाया गया है ट्रिक से भी। इवन मथुरा हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया। तो मथुरा, दिल्ली और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे। और ये जो झेलम है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो वेरीनाग, कहाँ से निकलता है झेलम, तो याद रखना वेरीनाग झील से निकलता है, जम्मू एंड कश्मीर का जो वेरीनाग झील है। और इसमें कौन सा जो डैम बना हुआ है, तो याद रखना उरी एंड तुलबुल। उरी एंड तुलबुल जो डैम है, उरी एंड तुलबुल जो डैम है, आपको अच्छे से याद रखना है। उरी एंड तुलबुल जो डैम है ये आपका झेलम पे ही बना हुआ है। झेलम आपको याद रखना है, ये वेरीनाग झील से निकलती है, आपको अच्छे से याद रखना है, उरी एंड तुलबुल। और बारामूला जो है आपका किस नदी के किनारे है, तो वो आपको याद रखना है, झेलम नदी के किनारे है आपका बारामूला है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था जो गंगा जो है बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट से, याद रखना, गंगा जो है बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। ये तो पहला क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि जो बक्सर, मतलब जो ये एंट्री लेती है, कहाँ लेती है, बिहार में कौन सा जगह में एंट्री लेती है, तो बक्सर के चौसा में एंट्री लेती है। आपको याद रखना है बक्सर का चौसा में। और ये फिर से भारत से एग्जिट, मतलब बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में ये लास्ट आपका रहती है और जहाँ से एग्जिट लेती है, तो ये है आपका कटिहार। आपको अच्छे से याद रखना है। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से कनेक्ट करोगे। सबसे पहले याद रखोगे, एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कोसी नदी है, कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी जो है आपका गंगा से कहाँ मिलती है, तो आपको याद रखना है कोसी नदी कुर्सेला में मिलती है। कुर्सेला, अच्छे से याद रखना ये वर्ड, कुर्सेला, कटिहार में आपका कोसी नदी जो है आपका गंगा से मिलती है। और बक्सर अभी इसमें क्यों न्यूज़ में है बक्सर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा गोकुल जलाशय, गोकुल रिजर्वेयर। तो जो गोकुल रिजर्वेयर है, गोकुल रिजर्वेयर जो इसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है, वो कहाँ है, तो आपका बक्सर में है। ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद याद रखिएगा देवप्रयाग में मैंने बता दिया अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तो क्या बनता है, गंगा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जेपी सेतु है, याद रखना 2 चीज पूछा गया था। एक बार पूछा गया कि जेपी सेतु, ठीक है, ये किस नदी पे है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जेपी सेतु जो किस नदी पे है, तो गंगा नदी पे है। और एक बार जब ये क्वेश्चन बहुत पहले 2008 का बात था कि उस समय जो क्या था आपका महात्मा गांधी सेतु जो था वो सबसे लंबा किसी नदी पे बनाया गया क्या था, ब्रिज था। तो उस समय का आंसर था। बट अभी याद रखिएगा महात्मा गांधी सेतु किस पे बना है, तो ये भी गंगा पे बना है। जेपी सेतु किस में बना है, तो ये भी गंगा पे बना है। और बिहार के लिए तो सबसे लंबा अभी यही है, बिहार में सबसे लंबा नदी पे जो पुल कौन सा है, वो है आपका जेपी सेतु है। ये है आपका 5.75 किलोमीटर है। बट बोलेगा पूरे भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है जो किसी नदी पे बना हुआ है, तो ये है आपका असम में है। और ये लोहित नदी पे है, याद रखिएगा लोहित नदी पे है। लोहित नदी किसका सहायक नदी था, सहायक नदी से एकदम कंफर्म है क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लोहित किसका सहायक नदी था, तो ये ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी था। ठीक है, तो लोहित नदी पे भारत का सबसे लंबा
पुल है किसी नदी पे, लोहित नदी पे है, और उस पुल का नाम है धोला सदिया ब्रिज। धोला सदिया ब्रिज, या इसी को बोला जाता है भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि असम में लोहित नदी पे है, और ये 9.15 किलोमीटर जो कि असम एंड अरुणाचल के बीच में है। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको पूछे गए हैं, तो मैंने आपको यहाँ करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद कोसी नदी जो है, कोसी नदी, ठीक है, गंगा में कहाँ, मतलब गंगा से कहाँ मिलती है, तो कटिहार के कुर्सेला में। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नदी को, ठीक है, आपका बिहार का अभिश्राप कहा जाता है, बिहार का दुख कहा जाता है, तो वो है आपका कोसी नदी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कौन सा ऐसा नदी है बिहार में, ठीक है, जो अपना पथ, ठीक है, चेंज करता है, मतलब पथ परिवर्तन करने के लिए बहुत ही फेमस है, इसलिए उसका पथ फिक्स ही नहीं, इसलिए हर बार क्या होता है, वो बाढ़ लेके आती है, इसलिए उसको बिहार का अभिश्राप या उसको क्या बोला जाता है, दुख कहा जाता है। तो बिहार का अभिश्राप और दुख किसको कहा जाता है, कोसी को। कोसी गंगा में कहाँ मिलती है, तो कटिहार कुर्सेला में मिलती है। कोसी बिहार में कहाँ, ये कोसी, ये चीज़ तो हो गया, ठीक है। कोसी कहाँ, तो कुर्सेला में मिलती है, आपका किससे, गंगा से मिलती है। और सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन के लिए फेमस कौन सी नदी है, तो वो भी आपका कोसी है। पुनपुन नदी, पुनपुन जो आपको पता होगा पलामू डिस्ट्रिक्ट जो है आपका झारखंड से निकलती है। ये पूछा है कि बिहार में गंगा से कहाँ मिलती है, तो याद रखिएगा फतुआ में। उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा सोन नदी। देखो ये दोनों का आपका उद्गम स्थल पूछा गया है। मैकाल श्रेणी आपने पढ़ा होगा, मैकाल श्रेणी, ठीक है। मैकाल श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है इसको बोला जाता है अमरकंटक। ये दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो पूछा गया है कि जो आपका सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो याद रखिएगा अमरकंटक, और ये उत्तर की तरफ जाता है और ये गंगा से मिलता है, ठीक है। अमरकंटक का चोटी दो रिवर निकलेगा, एक निकलेगा आपका सोन रिवर जो कि गंगा से कहाँ मिलेगा, ये मानेर में मिलेगा, अच्छे से याद रखना, मानेर में मिलेगा। और एक जो निकलेगा नर्मदा रिवर निकलेगा, एक निकला सोन, दूसरा निकला नर्मदा। और नर्मदा याद रखिएगा, नर्मदा रिवर है, ठीक है, नर्मदा रिवर, तो ये यहाँ से आपका अरब सागर में अंत में जाके वो मिल जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों का उद्गम स्थल पूछा था, तो नर्मदा पूछे चाहे सोन पूछे, दोनों का उद्गम स्थल जो है आपको याद रखना है अमरकंटक है, जो कि मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो सोन जो है ये कहाँ मिलती है, आपको याद रखना है। तो सोन जो मिलती है, ये मिलती है आपका गंगा से कहाँ, तो मानेर पटना में। और सोन पे ही आपने पूरा पढ़ा होगा इंद्रपुरी बैराज, ठीक है, इंद्रपुरी बैराज, ठीक है, जो कि आपका डेहरी ऑनसन में है, रोहतास में, डेहरी ऑनसन रोहतास में इंद्रपुरी बैराज, वो सोन नदी पे है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं जो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है जो आपका घग्गर जो रिवर है, घग्गर को हम लोग स्पेशल यूपी में सरयुग के नाम से भी जानते हैं। और एक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया था कि जो सरयुग रिवर है, ठीक है, सरयुग रिवर के किनारे कौन सा शहर है, तो अयोध्या जो शहर है वो सरयुग नदी के किनारे है। और घग्गर जो मिलती है आपको याद रखना है गंगा से कहाँ मिलती है, तो छपरा में, छपरा के रेविलगंज में मिलती है, ये भी चीज आपको याद रखना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, नोबडी कैन टीच यू, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, हर एक चीज को मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, बस आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैं कनेक्ट कर दूंगा जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका, उसके बाद है ये देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत। देखो प्रायद्वीपीय भारत बोले, दक्षिण भारत बोले, ये सब आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय पठार बोले, प्रायद्वीपीय भारत बोले, दक्षिण भारत बोले, सबसे जो लंबा नदी है, इसका कौन सा लंबा नदी है, तो वो है आपका, अच्छे से याद रखिएगा, गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी याद रखिएगा। ये कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल में गिरती है मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मतलब ये क्या बनाएगी, ये डेल्टा बनाएगी, अच्छे से याद रखना। जो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी वो डेल्टा बनाएगी, जो अरब सागर में गिरेगी वो एस्चुरी बनाएगी। अब देखो इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, अब जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग गोदावरी का बात करें तो कहाँ से निकलती है, तो आपको मैंने बताया नासिक, मतलब महाराष्ट्र में जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ के त्रिम्बकेश्वर से निकलती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि जो आपका दक्षिण भारत, वहाँ का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो दक्षिण भारत का जो सबसे लंबा नदी है जिसका लेंथ कितना है, तो 1465 किलोमीटर है इसका, एक बार देख लेना, 1465 किलोमीटर है, ठीक है, 1465 किलोमीटर है गोदावरी का। याद रखना इसका सहायक नदी गोदावरी, कृष्णा, सबका सहायक नदी आपको याद होना चाहिए। अभी कृष्णा का पूछ लिया था ना, कोयना किसका है, कृष्णा का। मूसी किसका है, मूसी किसका है, कृष्णा का, ठीक है। और उसके बाद तुंगाभद्रा कितना किसका है, आपका कृष्णा का। तो उसी प्रकार से गोदावरी का याद रखना है क्या है, पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता, पूरा नहीं लिख रहा हूं बस सुनते हुए चलना, प्राणहिता, तो पेन गंगा हो गया, वेन गंगा हो गया, प्राणहिता हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता, उसके बाद हो गया आपका पूर्णा, पूर्णा, वर्धा
और एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंद्रावती। इंद्रावती याद रखना, तुंगभद्रा बोलेगा तो कृष्णा, कृष्णा भगवान सबको तंग करते थे तो तुंगभद्रा, और इंद्रावती बोलेगा तो गोदावरी। तो इंद्रावती हो गया, पेनगंगा हो गया, वेनगंगा हो गया, प्राणहिता हो गया, पूर्णा हो गया, वर्धा हो गया, ये सब किसका सहायक नदी है? तो याद रखिएगा गोदावरी का। गोदावरी का लेंथ कितना है? 1465 है। और याद रखिएगा गोदावरी से ये भी पूछा गया था कि दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? तो गोदावरी को, ठीक है। वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिण, देखो एक है आपका दक्षिण की गंगा, तब कावेरी की लग जाएगा तो, और सिर्फ लिखा जाएगा दक्षिण गंगा, तब आप बोलोगे गोदावरी, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखिएगा इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी को, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए एक देख लेते हैं, एक सिंधु से पूछा गया था 2 क्वेश्चन। एक तो उसका सहायक नदी से पूछा गया था, तो सिंधु का सहायक नदी सबको पता होगा, सतलज हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्बो बाजगो बांध जो है किस नदी पे है? तो याद रखिएगा निम्बो बाजगो बांध जो है आपका सिंधु नदी पे है, याद रखिएगा, ठीक है, सिंधु नदी पे है। और सिंधु याद रखिएगा 3 ऐसे नदी हैं जिसका जो सोर्स है, जो उद्गम स्थल है वो इंडिया से बाहर है। एक है सिंधु, एक है ब्रह्मपुत्र और एक है सतलज। सतलज वाला पूछा गया था, ऑप्शन देके पूछा था इसमें से कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है इंडिया से बाहर है? तो आपको याद रखना है सतलज। निम्बो बाजगो बांध किस नदी पे है? तो सिंधु नदी पे है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सिंधु ट्रीटी कब हुआ था? चलो वो सब हो चुका है। सिंधु नदी की जो लंबाई है, ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी लंबाई? तो याद रखो जो सिंधु नदी का जो लंबाई है ऑलमोस्ट जो ब्रह्मपुत्र का जो लंबाई है ये उतना ही है, आपको याद रखना है, 1900 किलोमीटर के अराउंड है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो लगभग ब्रह्मपुत्र के हिसाब से। ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों से होकर गुजरती है? तो याद रखना चीन, एक्चुअली तिब्बत, बट तिब्बत चीन का ही भाग अभी उसी के अंदर आता है। और याद रखिएगा तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है, सांगपो याद रखना। भारत में आपको पता है इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखिएगा दुनिया का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है, कौन सा द्वीप? आपका नदी द्वीप, वो किस नदी में है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी में ही है, जिसको माजुली बोला जाता है, याद रखिएगा माजुली द्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आपका क्या है? आपका ये नदी द्वीप है, क्या है आपका नदी द्वीप है, वो कहाँ है? तो आपका ब्रह्मपुत्र में है। कैसे ट्रेवल करता है? सबसे पहले चाइना, मतलब तिब्बत से हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अभी पूछा गया था, ठीक है, कि ठीक है ये कहाँ से निकलता है? तो मानसरोवर के निकट से निकलता है, ठीक है। बट उस ग्लेशियर का नाम क्या है, उस हिमांक का नाम क्या है? तो चेमयांगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमयांगडुंग जो हिमांक है वहां से निकलता है। कहां से निकलता है? तो मानसरोवर के निकट चेमयांगडुंग जो आपका ग्लेशियर है वहां से निकलता है। फिर चाइना मतलब तिब्बत वाला भाग से स्टार्ट होता है, फिर भारत, फिर आपका बांग्लादेश में इसको पद्मा बोला जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए। चलिए तो एक बार देख लेते हैं यहाँ ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है? तो चेमयांगडुंग ग्लेशियर से नियर मानसरोवर झील। ताप्ती याद रखिएगा सतपुरा श्रेणी से निकलता है। सोन ए नर्मदा का उद्गम स्थल आपका क्या है? अमरकंटक है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है, याद रहेगा। मैंने आपको बताया था कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है? जल्दी से बताइए। तो जैसे कि 1465 किलोमीटर मैंने बताया था कि गोदावरी का है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? तो वो है कृष्णा रिवर, जिसका जो लेंथ है वो 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर याद रखिए। कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र से ये निकलती है। इसका याद रखिएगा, इसका जो आपका जो भी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो मूसी एंड भीमा, जो मूसी एंड भीमा जो है किसका सहायक नदी है, ये पूछा गया था। तो मूसी एंड भीमा जो किसका सहायक नदी है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका कृष्णा का सहायक नदी है, याद रखिएगा। इसके साथ सबसे पहले मैंने क्या बोला? मूसी याद रखिएगा, उसके बाद भीमा याद रखिएगा, ठीक है, जिसका कोई नहीं वो उसका कृष्णा, कोयना याद रखिएगा। तो मूसी हो गया, भीमा हो गया, कोयना। कोयना से क्या पूछा था? कोयना बांध कहाँ है पूछा था, कोयना बांध। सब चीज अगर आपने पढ़ा है तब आपको पता होगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। तो मूसी हो गया, भीमा हो गया, कोयना हो गया। कोयना बांध कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र पे है और कोयना नदी पे है। तो पूछा था कोयना बांध कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखना। तो मूसी हो गया, भीमा हो गया, ठीक है, उसके बाद मूसी, भीमा, कोयना। उसके बाद हो गया तुंगभद्रा भी याद रखना, ठीक है। और आपका घाट प्रभा याद रखना,
माल प्रवाह याद रखना। तो ये सभी मेन है, घाट प्रवाह हो गया, माल प्रवाह हो गया, तुंगा भद्रा हो गया, कोयना हो गया, भीमा हो गया, मूसी हो गया, ये सब जो है किसका है, आपका कृष्णा नदी का क्या है, आपका सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सहायक नदी आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आते हैं कि वेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम, मैंने बताया था जो झेलम नदी है, झेलम नदी पे कौन सा बांध मैंने बताया था, उरी बांध, तुलबुल बांध। ठीक है, तुलबुल बांध, ये सब जो है आपका उरी हो गया, तुलबुल हो गया, किस पे, आपका झेलम नदी पे है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, वेरीनाग है, जम्मू एंड कश्मीर, आपको याद रखना है। ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन जो रिवर रिलेटेड था आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब भारत के तट या भारत से रिलेटेड उसके जोग्राफिकल टर्म में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है आपका कि बंगाल की खाड़ी, आप कोस्ट के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि देखो ये अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो जो केरल से जो लगा रहेगा ये पूर्वी तट हो, ये क्या हो गया, सॉरी ये हो गया पश्चिमी तट। तो ये पश्चिमी तट के बारे में सबसे पहले जो केरल से लगा होगा उसको हम लोग बोलेंगे मालाबार तट, मालाबार तट। केरल के बाद आपका आता है कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा। कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा, इसको सम्मिलित रूप से बोला जाता है कोंकण तट। ये दोनों पूछा गया। ठीक है, तो ये उत्तर में है, मतलब मालाबार के उत्तर में। तो मालाबार तट और कोंकण तट कहाँ है, तो ये अरब सागर के साइड में है, मतलब पश्चिम भाग में है आपका, किसका, आपका भारत का। वहीं अगर हम लोग इस साइड देखें तो सबसे पहले होता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल किसको है, तो तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। उसके बाद है ये हो गया कोरोमंडल तट, ये है आपका तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। ये मेन याद रखना, मेन 3 यही है जिसे पूछा जाता है, बाकी डिटेल में पढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ है, देखिए आ जाते हैं आप क्वेश्चंस पे कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान कौन सा है, तो बंगाल के खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन में कोरोमंडल था, याद रखिएगा ये पूर्वी तट है। ठीक है, उसके बाद है भारत के पश्चिम तटीय मैदान का उत्तरी भाग पूछा, उत्तर में कौन था, तो कोंकण था, और कोंकण के नीचे कौन सा है, मालाबार है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी विस्तार, दक्षिण में कौन था, दक्षिणी मतलब क्या है, देखो पश्चिम वाला भाग में दक्षिण का में विस्तार कौन सा है, मालाबार है, जो कि आपका केरल में है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि पश्चिमी घाट में आपको पूछा गया था कि जो कुदेरमुख कर्नाटका में स्थित पर्वत चोटी है, तो पूछा क्या था कि जो कुदेरमुख है बेसिकली क्या है, तो ये एक पर्वत है, क्या है आपका पर्वत है। ठीक है, और याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, कुदेरमुख कहाँ है, तो आपका कर्नाटका में, क्या है, ये एक पर्वत है। उसी से आपको पूछेगा बाबू बुदान की पहाड़ी, तो बाबू बुदान का पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटका में, वो भी क्या है, तो एक पर्वत है। अब ये भी पूछा गया था जो कुदेरमुख है क्यों फेमस है, तो याद रखिएगा कुदेरमुख जो है लौह एसक के लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए फेमस है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे ज्यादा जो आयरन ओर कौन प्रोड्यूस करता है, तो आयरन ओर जो सबसे प्रोड्यूस करता है वो करता है आपका उड़ीसा करता है। जहां जो दिमाग में आ रहा है एकदम कट टू कट वीडियोस है, एकदम सब क्वेश्चंस पूछेगा, ये पक्का सब रिपीट होने वाला है, देख लेना पेपर जैसे ही निकलेगा सब क्वेश्चन जो रहेंगे आपके इसी टॉपिक से रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो कुदेरमुख है याद रखना ये आपका लौह एसक के लिए फेमस है, और एक है बाबू बुदान का पहाड़, ये सबसे ज्यादा फेमस है कॉफी के लिए, ये भी कर्नाटका में, याद रखना। और लौह एसक सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो उड़ीसा करता है। और उड़ीसा से एक क्वेश्चन और पूछा था, बॉक्साइट पूछा था कि कोरापुट जो है, कोरापुट कहाँ है, कोरापुट, तो ये भी आपका कहाँ है, ये उड़ीसा में। ये क्यों फेमस है, तो कोरापुट जो है ये आपको याद रखना, कोरापुट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है, बॉक्साइट। और इस बार ही आपका जो ईएसआई का मेंस का एग्जाम है उसमें पूछ लिया था कि जो एल्यूमिनियम का आयस्क कौन सा है, तो याद रखिएगा बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का आयस्क है, ये पूछा गया था। तो कोरापुट किस चीज के लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए। और एक आपका पूछ लिया था मध्य प्रदेश से, पूछा था कि मैंगनीज जो होता है, मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो याद रखना वो भी आपको एमपी याद रखना है, मैंगनीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, 2-3 नाम मैं और बता रहा हूं जो बार बार जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कुदेरमुख आपने समझ लिया, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा लौह एसक के लिए छत्तीसगढ़ से, लौह एसक के लिए छत्तीसगढ़ से नाम याद रखना है बेलाडीला। और उड़ीसा से एक तो आप उड़ीसा से आप समझ गए कि लौह एसक सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, उड़ीसा करता है। तो उड़ीसा का कौन सा जगह है, तो याद रखना बादाम पहाड़। तो बादाम पहाड़ उड़ीसा, लौह एसक, बेलाडीला लौह एसक छत्तीसगढ़, कुदेरमुख लौह एसक कर्नाटका। ठीक है, और एक याद रखिएगा, 2 मैं और करवा दे रहा हूं, एक है तेलचर, तेलचर ये क्या उड़ीसा में है, ये कोयला के लिए बहुत फेमस था। पूछा जाएगा तेलचर कहाँ है, खनिज के लिए बहुत फेमस है, तो ये उड़ीसा में है और ये कोयला के लिए बहुत फेमस है। ये क्वेश्चंस पूछे गए सब आगे आएगा, ठीक है, तेलचर। और एक तो बेलाडीला आपने पढ़ा, और एक है आपका कोरबा। कोरबा कहाँ है, तो कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है, और ये किस चीज के लिए फेमस है, कोयला के लिए।
तो याद रखना, तेलचर उड़ीसा में है, कोयला के लिए फेमस। कोरबा जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, कोयला के लिए फेमस, ठीक है। बादाम पहाड़ जो है उड़ीसा में है, आपका लोह एसक के लिए फेमस। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, लोह एसक के लिए फेमस। कुदिरमुख जो है आपका कर्नाटका में है, लोह एसक के लिए फेमस। ये सब आपको याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सब क्वेश्चन यही रहेंगे, खैर मुझे पता है, बस आप ट्रस्ट करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा होगा, ठीक है, कि एकमात्र तैरता हुआ, भारत में पूरे विश्व का माना जाता है कि एकमात्र तैरता हुआ, ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ जो आपका एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कैमूर लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका कहाँ है? लोकटेक झील में है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लोकटेक झील कहाँ है, तो ये मणिपुर में है, और लोकटेक झील में ही दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? आपका कैमूर लेमजाओ है। याद रखिएगा, जो महोत्सव है वो भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, तो इससे पूछा गया था कि हुन महोत्सव हम लोग कहाँ मनाते हैं, तो हुन महोत्सव जो है हम लोग, ये आपको याद रखना, ये मणिपुर में ही मनाते हैं, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कैमूर लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो अगर ज्वालामुखी का हम लोग बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे भी पूछा गया, जैसे इक्वाडोर पूछा गया था, ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत से भी पूछा गया था कि भारत में बेसिकली दो ज्वालामुखी एरिया है, ठीक है। एक है जो कि अंडमान एंड निकोबार में आता है, एक है बैरन द्वीप और एक है नारकोंडम, ठीक है, एक है बैरन द्वीप, एक है नारकोंडम। तो पूछा गया था भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है बैरन द्वीप। वो कौन सा है? वो है आपका बैरन द्वीप है, ये चीज आपको याद रखना है। क्या है? बैरन द्वीप है, वो आपको याद रखना है। एक चीज मैं आपको यही करवा दे रहा हूं क्योंकि अंडमान एंड निकोबार का बात चला है। एक है लक्षद्वीप, दो क्वेश्चन लक्षद्वीप से आपका पूछा गया था, मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। सबसे लक्षद्वीप से ये पूछा गया था पिट्टी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? पिट्टी जो आपका पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो याद रखिएगा पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है लक्षद्वीप में है। पिट्टी आपका बर्ड सेंचुरी, पिट्टी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो लक्षद्वीप में। दूसरा पूछा गया था जो लक्षद्वीप है कि किस प्रकार, किस चीज से बना हुआ है, तो ये प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, याद रखिएगा। तो लक्षद्वीप जो है किस चीज से बना हुआ है, तो याद रखिएगा ये प्रवाल भित्ति से आपका बना हुआ है, कोरल रीफ से बना हुआ है। और एक बार कोरल रीफ से ही पूछ लिया था, अगर आपको याद हो, कोरल रीफ से पूछ लिया था, जिसको हम लोग कोरल रीफ से ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है उस एरिया को बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ये बहुत बड़ा कोरल है, इसमें है। तो क्या पूछा गया था, तो आपका जो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला जो भाग है आपका ऑस्ट्रेलिया में, वहां ग्रेट बैरियर, सिंपल डायरेक्ट, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया का आपका नॉर्थ ईस्ट वाला भाग में, उत्तर पूरब वाला भाग में पाया जाता है। और लक्षद्वीप से पिट्टी वाला याद रखना, और कोरल से ये बना हुआ है, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं, यहाँ है सियाचिन हिमनद। पूछा कि सियाचिन जो ग्लेशियर है, ठीक है, सियाचिन जो ग्लेशियर है, ठीक है, सियाचिन जो ग्लेशियर है ये किस श्रेणी का भाग है? देखिए, तो हमने आपको जो ट्रांस हिमालय पढ़ाया था, ट्रांस हिमालय याद करो, ट्रांस हिमालय क्या क्या मैंने पढ़ाया था? उत्तर से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। बट सजाने के लिए जब आता है वहाँ कैलाश नहीं आता, वहाँ आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और नीचे आ जाएगा आपका पीर पंजाल या धौलाधर। तो ये सजाने के लिए आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ट्रांस हिमालय का बात करें तो जो सबसे ऊपर है ये है आपका काराकोरम, ठीक है, सबसे ऊपर है काराकोरम। और पूछा जाता है, आपको याद रखना है, जो काराकोरम जो है, ठीक है, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले याद रखोगे सियाचन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर आपने सुना होगा, सियाचन हिमांक, ठीक है, हिमांक। तो सियाचिन बोला जाता है दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित कोई बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड मतलब जहां लड़ाई होता है, सबसे ऊंचा वाला कोई जगह है तो वो सियाचिन ग्लेशियर, याद रखिएगा। किसका भाग है? तो काराकोरम का भाग है, याद रखिएगा। भारत का, याद रखिएगा, भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम क्या है? गॉडविन एंड ऑस्टिन, जिसको हम लोग बोलते हैं K2। ये भी किस में है? तो ये काराकोरम में है, और इसका हाइट याद रखिएगा 8611 मीटर है, ठीक है। तो K2 किसका भाग है? काराकोरम में। सियाचिन काराकोरम में, और काराकोरम किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय का। तो काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। माउंट राकासपोसी आपने सुना होगा, तो भी किसका भाग है? माउंट राकासपोसी, तो वो भी याद रखिएगा, वो काराकोरम का ही भाग है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब बोला जाता है दुनिया का सबसे ज्यादा ढलान जो है वो राकासपोसी में ही देखा जाता है। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांस हिमालय का भाग है, 8611 मीटर इसका हाइट है, मैंने बता दिया। K2 का, K2 भी
काराकोरम में आता है, याद रखिएगा। और ये सीक्वेंस याद रखिएगा, उत्तर से आपका दक्षिण की तरफ, उत्तर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, और ये सब किसका भाग है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये स्पेशली ट्रांस हिमालय का भाग है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आप अगर दक्षिण भारत की, देखो दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी बोले, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी बोले, ठीक है, या प्रायद्वीपीय पठार की सर्व मतलब हाईएस्ट पीक बोले, सर्वोच्च चोटी बोले, आपको बोलना है अनाई-मुदी, ठीक है। याद रखो अनाई-मुदी जो है आपका, याद रखिएगा, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसका जो ये अनाईमली, ये कौन सी पर्वत श्रेणी में आती है? तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में आती है। पर उस जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, उसका जो सबसे ऊंचा चोटी है उसको हम लोग बोलते हैं अनाई-मुदी, जो कि आपका कहाँ है? तो याद रखिएगा केरल में है, केरल में है, याद रखिएगा। और इसका हाइट जो है 2695 मीटर है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्या है? 2695 मीटर है। तो अनाई-मुदी याद रखिएगा अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में है, और ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी। एक क्वेश्चन और आपको पूछा गया था कि जो आपका जो सैडल पीक है, सैडल पीक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा चोटी है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का, वो है सैडल पीक है। इसका हाइट कितना है? 732 है, ठीक है, याद रखिएगा। कहीं कहीं 737 भी हो सकता है, 732 है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये किस भाग में है? तो याद रखना ये नॉर्थ अंडमान में है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, कि सैडल पीक किस भाग में है, जो कि अंडमान एंड निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक बार हम लोग इसको मिटा देते हैं यहाँ जो हमने किया है। अब हम लोग आते हैं जनगणना। जनगणना से कंफर्म है क्वेश्चंस आपका आएगा ही आएगा, ठीक है, एकदम दिमाग में आप छाप के रखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिंग अनुपात का। क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था? देखिए कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित राज्य कौन है? तो दमन कर दिया है, ठीक है, लड़कियों का दमन हो गया हुआ, ठीक है। ऐसे आजकल लड़कियों का दमन नहीं हो रहा है, ठीक है, लड़कियों का जगह लड़कों का दमन हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये है आपका दमन और दीव। क्या है? आपका दमन और दीव है, याद रखिएगा। सबसे कम लिंग अनुपात। अब जल्दी से देखिए जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिंग अनुपात का, सेक्स रेशियो का, ठीक है, क्या 1000 महिलाओं पे कितना पुरुष है? तो सबसे कम जो है, अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, तो वो है दमन एंड दीव का, जो कि 618 था। ये डाटा नहीं पूछा था, बट याद रखिएगा सबसे कम था दमन एंड दीव का, जो कि 618 था। और सबसे ज्यादा किसका था? तो पुडुचेरी का था। पुडुचेरी का कितना था? 1037 था, 1037 था। अब देखिए कि अगर हम लोग बात करें कि जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, लिंग अनुपात है, जो सबसे ज्यादा का कहाँ का था? तो वो जो था आपका, वो कहाँ का था? तो वो था आपका केरल का, जो कि 1084 था। आप सजा नहीं आएगा। सबसे पहला केरल, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु 996, और 996 में और 3 कम कर दो 993। तो याद रखिएगा सबसे जो ज़्यादा था 1084 जो था आपका केरल का था, उसके बाद आपका तमिलनाडु 996, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। पुडुचेरी का कितना है? 1037। तो अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी को भी ले लेते हैं, तो दूसरे नंबर पे पुडुचेरी आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। अगर हम लोग पूरा भारत को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, पूरा भारत को देखते हैं, तो कितना था? 943। कितना था? 1000 महिला पे कितना पुरुष? नहीं, एक ये ऊपर महिला का हम उल्टा बोल दिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1000 पुरुष पे कितना महिला है वो होता है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 1000 पुरुष पे कितना महिला है? तो याद रखिएगा 9। तो अगर भारत का अगर हम लोग बोले कि जो लिंग अनुपात कितना है, तो 943 भारत का। बिहार का कितना है? तो 918। बिहार का कितना है? 918। सबसे कम का कहाँ था? तो हरियाणा का था 877। फिर से एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, हमने लिंग अनुपात का बात किया। सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए स्टेट में, तो वह है आपका केरल का। सबसे कम कितना है? 1084। सबसे कम हरियाणा का, ये पूछा गया था 877, ठीक है। भारत का कितना है? 943 है। बिहार का कितना है? 918 है, याद रखिएगा। और देखा जाए अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी का बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा पुडुचेरी 1037, और सबसे कम दमन एंड दीव, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला पुडुचेरी 1037। राज्यों में सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल 1084, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या घनत्व देख लेना वहां पूछा क्या है, ठीक है। जल्दी जल्दी में एक बार हमसे क्या हो गया था कि पूछा था जनसंख्या, और हमने मार दिया जनसंख्या घनत्व, हमको लगा। तो वहां पूछा था यूपी के बारे में पूछा, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन प्लीज केयरफुली पढ़िएगा, एक एक लाइन, ये प्री है, बस इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे, आपका प्री निकल जाएगा। और अगर जब मेंस दे रहे होगे तो हम बताएंगे कि क्या करना है आगे, ठीक है। मेंस के लिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला याद रखिएगा, वो है आपका बिहार,
ठीक है, मतलब आपका एक जनसंख्या घनत्व कैसे निकलते हैं, तो जनसंख्या घनत्व एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं वो बताता है आपका जनसंख्या घनत्व। तो बिहार में एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, बिहार में याद रखिएगा ये है आपका 1106, सबसे ज्यादा बिहार में। सबसे कम ये भी पूछा गया था कि सबसे कम कहाँ है, तो ये है आपका अरुणाचल में। सबसे ज्यादा बिहार में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। और याद रखिए, अगर चलिए इतना याद रखिए, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा पूरे इंडिया का देखा जाए तो 382, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पूरा कितना है, 382 है, याद रखिएगा। और पूछा जाए कि भारत का डिकेडल ग्रोथ कितना था पिछला एक साल 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो 17.7% जो था उसका 10 वृद्धि था, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। और पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा, सिंपल सी बात है, दिल्ली का होगा, 11320 है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, वो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तो ये 17 है एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिए। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखिएगा वो है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला दिल्ली, 11320, 11,320। और सबसे कम जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका अंडमान एंड निकोबार, 46, याद रखना। अब आते हैं हम लोग साक्षरता दर पे, हम लोग आते हैं, एक बार एरिया देख लेते हैं, क्योंकि एरिया वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज करोगे, मुझे पता है एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी हार्ड लगता है। देखिए, अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन है, वो राजस्थान है। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो है कौन सा है, वो है आपका राजस्थान है, आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र, याद रखिएगा। बट पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ा कहाँ है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, तो याद रखिएगा वो है आपका यूपी में, ठीक है। अब ये इस बार भी मेंस में पूछा है आपका, ईएसआई मेंस में, ठीक है, दोनों को मिला के पूछ लेता। देखिए, अगर बिहार का अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61.8 है 2011 के सेंसस के हिसाब से। मेल का जो साक्षरता दर है 71.2% है, और फीमेल का जो है 51.5% है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं बोलूँ कि बिहार में जो साक्षरता दर वाला सबसे नीचे वाला जिला कौन सा है, तो वो है पूर्णिया है, ठीक है, जिसका कितना है, ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है। जो सबसे कम कहाँ है, तो वो है आपका पूर्णिया, कहाँ है, आपका पूर्णिया में है, याद रखिएगा। तो इसको क्रॉस ही कर लीजिए, ठीक है, पूर्णिया में है 51 डायरेक्टली 51% है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो रोहतास में 73.3 है, याद रखिएगा। और ये वाला डाटा भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ये कि जो रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन, ठीक है, रॉक गार्डन, ठीक है, कराची में भी रॉक गार्डन है, वो बना नहीं, ठीक है, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, जिसको नेक चंद ने बनाया था। दोनों क्वेश्चन पूछा गया कि रॉक गार्डन कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है, किसने बनाया था, तो नेक चंद ने बनाया था, ये फिर रिपीट होगा, ठीक है। और यूपी से पूछ ले, देखो यूपी से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले वहाँ मैच ऑफ द फ्लोइंग थे, ऐसे ऐसे करके कौन सा मिट्टियाँ कहाँ मिलती है, तो उसमें कौन सा गलत है, तो पीट मिट्टी पूछा कि पीट मिट्टी में यूपी दिया हो, तो याद रखिएगा पीट मिट्टी से 2 क्वेश्चन, एक में दिया हुआ था कि यूपी में मिलता है, और एक बार क्वेश्चन में दिया हुआ था कि गुजरात में मिलता है, ठीक है। आप यूपी वाला याद रखो, ठीक है, कि पीट मिट्टी जो है यूपी में, दलदली मिट्टी जो है यूपी में नहीं मिलता है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा याद रखना, पूछा गया था कि चीनी का कटोरा भारत में किसको कहा जाता है, तो यूपी को कहा जाता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा नहरों का और ट्यूबवेल का क्या करता है, यूज करता है आपका इरिगेशन के लिए, आपका पानी देने के लिए, तो उसमें भी आपको यूपी ही याद रखना है। और एक क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, तो वो आपका यूपी का ही है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये पहला पेज था, एकदम बने रहिएगा। देखिए आपका कितना क्वेश्चंस में आपको कवर करवा देता हूं, पूरा सब चीज मिला के, ठीक है। चलो आप लोग लाइक करो एक बार, ठीक है, बहुत मेहनत किया गया, ठीक है, इसको बना पूरा PYQ पूरा पढ़ने के बाद A to Z हमने यहाँ बहुत ही अच्छे से कलेक्ट कर दिया, जो इजी था उतना हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया है। तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला, अब ये देखो ये सीक्वेंस इस तरीके से पूछा गया था, जिसमें कि पूछा गया था कि तीसरे नंबर पे साक्षरता दर में कौन है, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश को भी इंक्लूड कर लिया गया था, तो इसका मिजोरम होगा। क्यों, देखो क्योंकि देखो कि जो केरल का जो होता है, केरल का सबसे ज़्यादा आपका क्या है, आपका साक्षरता दर है 98%, ठीक है, 98%। दूसरे नंबर पे है आपका मिजोरम, बट जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो कि यूनियन टेरिटरी आता है, इसका मिजोरम से ज़्यादा है, ठीक है। तो मिजोरम का है 91.3 और इसका है 91.8। तो ये सीक्वेंस के हिसाब से अगर पूछा जाएगा कि तीसरे सबसे अधिक साक्षर दर किसका है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला ले, तो ये जो हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा, मिजोरम का हो जाएगा, याद रखिएगा। केरल का 98% है, लक्षद्वीप का 91.8 है, और मिजोरम का 91.3 है, याद रखिएगा, ठीक है।
सबसे कम जो शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो याद रखिएगा केरल। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते थे, और भारत का पहला जो आपका टाइगर रिजर्व था वो भी आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो याद रखिएगा पहला टाइगर रिजर्व भी किसको बनाया गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था। दूसरा याद रखोगे इसको हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में। अब टाइगर का बात चला है तो टाइगर का भी हम लोग बात कर लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले पूछा गया था कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आया था। ठीक है, किसके समय में, तो इंदिरा गांधी के समय में आया था। दूसरा पूछा गया टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो कैलाश संकला को कहा जाता है, कैलाश संकला को कहा जाता है। ठीक है, ये एक बार पूछ लिया था। एक बार पूछ लिया था कि जो टाइगर, ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है आपका, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। एक बार हाथी रिजर्व से पूछ लिया था, हाथी। ठीक है, हाथी हमारा क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा पशु है जो हमारा विरासत पशु है, तो याद रखिएगा वो है हाथी। पूछा था लेमेरू, लेमेरू, लेमेरू जो आपका हाथी अभ्यारण्य है, एलिफेंट रिजर्व है आपका लेमेरू जो एलिफेंट रिजर्व है, ये कहाँ है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। देखो असम से पता नहीं उनको क्या इतना प्रेम है, ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं टी से कि सबसे ज्यादा टी कौन प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, नहीं बहुत बार, 3-4 बार। तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा जो टी प्रोड्यूस किया जाता है वो असम के द्वारा। एक बार पूछ लिया था, एक बार ये पूछ लिया था कि जो आपका, ठीक है, जो केसर होता है, केसर सबसे ज्यादा, केसर या सेफ्रॉन कौन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेफ्रॉन या केसर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर करता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। और इस बार आपका ईएसआई मेंस में पूछ लिया कि जो रबर होता है, रबर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो केरल करता है। ये सबको पता है। पूरे वर्ल्ड में आपका कौन करता है, तो थाईलैंड करता है। पूछा था इसको, ये जो आपका रबर है इसके लिए क्या चाहिए, मौसम कैसा होना चाहिए, तो याद रखिएगा एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज इसका टेम्परेचर होना चाहिए, और 200 से प्लस आपका क्या होना चाहिए, मतलब वहाँ हाई रेनफॉल होना चाहिए और एवरेज टेम्परेचर वहाँ होना चाहिए। एक बार इसी से क्वेश्चन आपका पूछ लिया था, याद करो। ठीक है, ये भी ईएसआई का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि जो चावल होता है, राइस, राइस के लिए कैसा मौसम चाहिए, कैसा 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 मौसम चाहिए, तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल सीजन चाहिए। ट्रॉपिकल मतलब होता है कैसा, उष्णकटिबंधीय सीजन चाहिए, मतलब इसको गर्मी में ये होता है, इसलिए क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है तो इसको कैसा मौसम चाहिए, उष्णकटिबंधीय मौसम चाहिए। यही ऑप्शन में दिया होता, ट्रॉपिकल सीजन चाहिए। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, जो याद आएगा मैं करवाते हैं। आसाम से टी याद रखना, केसर आप जम्मू कश्मीर याद रखना। ठीक है, काजीरंगा, काजीरंगा बहुत ही फेमस है। काजीरंगा किस लिए फेमस है, तो एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो कहाँ मिलता है, असम में मिलता है। आपको अच्छे से याद रखना है काजीरंगा। साथ ही साथ मानस याद रखिएगा, तो काजीरंगा, मानस, ओरांग। ठीक है, काजीरंगा, मानस, ओरांग और नामेरी। काजीरंगा याद रखिएगा, मानस याद रखिएगा, नामेरी याद रखिएगा, ओरांग याद रखिएगा। ये सब आपका असम में है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद ये जैव मंडल से याद रखिएगा। जैव मंडल मतलब होता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इसको बोला जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व। इससे क्या पूछा गया था कि ये 1275 का प्री में पूछा गया था कि सबसे उत्तरी वाला जैव मंडल कौन है, तो याद रखिएगा सबसे उत्तरी वाला जो जैव मंडल है कोल्ड डेजर्ट है। याद रखिएगा कोल्ड डेजर्ट इसलिए भी अब न्यूज में आने का संभावना है क्योंकि पहले जो टोटल हमारा जो क्या है बायोस्फीयर रिजर्व वो 18 है। कितना है टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हमारा 18 है। बट अब जो बायोस्फीयर रिजर्व मतलब 18 में पहले क्या था, 12 जो था यूनेस्को की लिस्ट में था। पहले क्या था, यूनेस्को की लिस्ट में कितना था, 18 में से कितना था, तो 12 ही था। बट अब 13 हो गया। 13वां जो इंक्लूड किया गया यूनेस्को की लिस्ट में वो कोल्ड डेजर्ट ही है। तो सबसे उत्तर में कौन है, तो याद रखिएगा सबसे उत्तर में कोल्ड डेजर्ट है। सबसे आपका साउथ में मतलब आपका दक्षिण में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, साउथ में कौन सा है, तो ग्रेट निकोबर। ग्रेट निकोबर क्या है, सबसे दक्षिण में है। सबसे पूरब में कौन है अगर मैं पूछूं तो दिहांग दिवांग। दिहांग दिवांग ठीक है, ये कहाँ है आपका, ये अरुणाचल में है। दिहांग दिवांग सबसे पूरब में है। और सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो कच्छ है। कच्छ आपको गुजरात में। तो सबसे पश्चिम वाला कच्छ,
सबसे पूरब वाला दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है, ये गुजरात में है। और सबसे बड़ा बोलेगा, सबसे बड़ा सबसे बिगेस्ट आपका कौन सा है, तो वो कच्छ वाला ही है, याद रखिएगा कच्छ वाला ही। और सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो डिब्रू सैखोवा है जो कि असम में है। ये सब देख लेना जो भी चीज मैंने आपको यहाँ बोला है, ठीक है। बड़ा कौन सा है, तो कच्छ वाला है। छोटा कौन सा है, तो डिब्रू सैखोवा। उत्तर में कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट है। आपका साउथ में कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार है। पूरब में कौन है, तो दिहांग है। पश्चिम में कौन है, तो कच्छ है, ठीक है। ये सब देख लेना। चलिए उसके बाद है सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, आपको याद रखना है उड़ीसा में। सिम्पलीपाल बोले कहाँ है, तो उड़ीसा। सतकोसिया कहाँ है, तो उड़ीसा। गहीरमाथा कहाँ है, तो उड़ीसा, याद रखना, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद रखना है उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद है नम्पादा राष्ट्रीय उद्यान। देखो राष्ट्रीय उद्यान बहुत हमने पढ़ा है, इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट अरुणाचल से पक्का याद रखना। एक पूछा था कमलांग, कमलांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कमलांग राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका अरुणाचल प्रदेश। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है। पक्के टाइगर रिजर्व तो अरुणाचल प्रदेश। नमदफा, ठीक है। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग, ये सब जो अरुणाचल प्रदेश में। नमदफा तो खैर यहाँ दिया हुआ है। अरुणाचल से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेफा का, तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो एक बार जल्दी से देखो, सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है। ये लद्दाख में है, इंदिरा कॉल क्या है, लद्दाख में है। इसका कितना है, तो 37.6 डिग्री, 37.6 डिग्री इसका लेटीट्यूड है, ये है लेटीट्यूड, ठीक है। 36.6 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्थ है। तो जो आपका ये लेटीट्यूडनल एक्सटेंट पूछा था, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार पूछा था। तो अगर मुख्य भूमि से लेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8.4 याद रखो, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37.6 नॉर्थ। ये क्या है, आपका अक्षांशीय रेखा है, लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है। ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका मुख्य भूमि से है, जो कि कैप ऑफ कैमोरिन तमिलनाडु से है। कैप ऑफ कैमोरिन तमिलनाडु मुख्य भूमि से बोलेगा। और अगर आपको बोलेगा कि आइलैंड को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तब जो होगा ये 6 डिग्री 4 मिनट जो है आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट से लेके इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसका लेटीट्यूडनल कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट, याद रखिएगा, ठीक है। तो उत्तरी बता दें, ये आपका, ये क्या है, आपका लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है, आपका अक्षांशीय आपका ये है, ठीक है। और अगर देशांतर बोले तो देशांतर याद रखिएगा, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में क्या है, गोरमोती, गोरमोती, ठीक है। एक गांव है गोरमोती, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि 68.7 दैट मीन्स 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपका किब्यूतू, किब्यूतू क्या है, आपका अरुणाचल प्रदेश में है, यह है आपका 97.25। तो ये क्या है, आपका देशांतर विस्तार है, देशांतर विस्तार, जो कि क्या आएगा 68.7 डिग्री, क्या आपका ईस्ट से लेके, आपका ईस्ट से लेके क्या होगा, आपका 97.25 डिग्री ईस्ट। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये क्या है, आपका लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे नहीं तो पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। पॉलिटी भी करना है इसके बाद आगे कल के लिए आप लोगों के लिए। देखो नम्पा दपा हो गया। मुरलेन, मुरलेन याद रखना मिजोरम में है, मुरलेन। और एक मिजोरम से एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया था, तो मुरलेन के साथ पूछा गया था कि ब्लू माउंटेन कहाँ है, ब्लू माउंटेन कहाँ है, ब्लू माउंटेन। तो याद रखिएगा ब्लू माउंटेन कहाँ है, ये मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन कहाँ है, ब्लू माउंटेन कहाँ है। इतना बोल रहे हैं, डर भी लगा रहा था कि कहीं माइक बीच बीच में बंद हो जाता, आपको लगता होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए एकदम सब चीज़ करवाना है कम समय में। मिजोरम याद रखिएगा, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ठीक है। और मुरलेन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मिजोरम में। और ब्लू माउंटेन कहाँ है, तो मिजोरम में, याद रखिएगा। और ब्लू माउंटेन को हम लोग फांगफुई माउंटेन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका पूछा गया कि रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो कर्नाटका में। पिट्टी वाला पूछा गया था, तो ये आपका कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है, याद रखिएगा। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। महात्मा गांधी, मैंने बताया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोले, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान बोले, ठीक है। उत्तरी बटन, दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान बोले, सब जो है आपका पोर्ट ब्लेयर में। उत्तरी बटन, दक्षिणी बटन, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब जो है आपका अंडमान एंड निकोबार में ही बसा हुआ है। ये सब राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, ठीक है। और जो ये पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर क्या है, तो अंडमान एंड निकोबार का ये क्या है आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये कहाँ है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रख लेना है बस, ठीक है। उसके बाद बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बोलो, टाइगर रिजर्व बोलो, ये यही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोलो, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बोलो, बिहार के कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में है। ये चीज़ आपको याद रखना है, कहाँ है,
पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण अभी क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ एक नया रामसर साइट जो जुड़ा है, यहाँ एक नया रामसर साइट जुड़ा है जो है उदयपुर झील। तो उदयपुर लेक कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। आपको याद रखना है उदयपुर लेक जो पश्चिमी चंपारण में है, और याद रखना है ये अभी रामसर साइट में जुड़ चुका है, जैसे गोकुल जलाशय बक्सर में जुड़ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं खनिज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए। नोबडी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बस इसको आपको अपना बना लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग खनिज का बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस पीछे भी हमने डिस्कस किया, कोरापुट, ठीक है। तो कोरापुट से याद रखिएगा, आपको पूछा गया था जो कोरापुट जो है उड़ीसा का किस चीज के लिए फेमस है? तो बॉक्साइट के लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट किसका आयस्क है? अल्युमिनियम का ऑक्साइड है, याद रखिएगा। कोडरमा, आपको पूछा जाता है कि माइका, देखो माइका सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो आंध्र प्रदेश करता है, अब्रक जिसको बोलते हो, ठीक है। बट पूछा गया था कोडरमा जो फेमस है आपका, कोडरमा जो फेमस है आपका झारखंड का किस चीज के लिए फेमस है? माइका का। उसी प्रकार से देखो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? यूरेनियम, तो ये करता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। बट पूछा गया कि कोडरमा तो आपने यहां देख लिया, एक है आपका जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा जो है आपका झारखंड में, ये किस चीज के लिए फेमस है? जादूगोड़ा तो यूरेनियम के लिए। कोडरमा झारखंड में क्यों फेमस है? तो माइका के लिए। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार का एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले तो पूछा गया था कि जो बिहार का ऊपर वाला भाग है, जो सोमेश्वर श्रेणी आप बोलते हो, सोमेश्वर रेंज बोलते हो, ये किसका भाग है? तो याद रखिएगा ये शिवालिक का भाग है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना, यहाँ कौन सा 2 डिस्ट्रिक्ट है? तो ये एक है आपका रोहतास, दूसरा है आपका कैमूर। तो बोला गया था रोहतास और कैमूर जो है, ठीक है, किस खनिज के लिए बहुत ही फेमस है? तो चूना पत्थर के लिए, ये भी याद रखिए। और दूसरा एक बार पूछ लिया था ये किसका भाग है? तो ये विंध्या श्रेणी का भाग है, ये आपका कैमूर और रोहतास, ये भी आपको एक बार याद रखना है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा खनिज से, ये पूछा था अंकलेश्वर कहाँ है? अंकलेश्वर, देखो ओमकारेश्वर अलग है, ओमकारेश्वर एक बांध है, याद रखना, ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर जो एक बांध है, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी पे है, ठीक है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में। तो ओमकारेश्वर एक बांध है जो नर्मदा नदी पे है, जो कि मध्य प्रदेश में ही, याद रखिएगा। ये है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर किस चीज के लिए फेमस है? तो पेट्रोलियम के लिए। और ये कहाँ है? तो ये है आपका गुजरात में है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। और आगे पर वो गुजरात से एक और पूछा गया था, कलोल थर्मल पावर प्लांट। तो कलोल थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो ये भी आपका गुजरात में, ये भी आपका पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ वापस आते हैं खनिज वाले पे। खनिज वाला जैसे मैंने पीछे भी आपको करवा दिया, मैंने बताया था बेलाडीला, ठीक है, जो लो एसिड के लिए फेमस है, ठीक है। और कौन सा लो एसिड? तो हेमाटाइट के लिए, ठीक है। तो बेलाडीला कहाँ है? तो आपका बेलाडीला याद करो, फिर से याद करो, बेलाडीला कहाँ है? जो कि लो एसिड के लिए फेमस है, हेमाटाइट के लिए। तो ये कहाँ है? आपका छत्तीसगढ़ में है। कुदेरमुख कहाँ है? तो कर्नाटका में है, ठीक है। बादाम पहाड़ कहाँ है? तो उड़ीसा में। ये तीनों किस चीज़ के लिए फेमस था? तो लो एसिड के लिए फेमस था, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के लिए? तो देखो जमुई दूध चीज के लिए याद रखना, स्वर्ण के लिए सबको पता है, साथ ही साथ आयरन के लिए भी फेमस है, याद रखिएगा, प्लस गोल्ड के लिए, ठीक है। और जमुई याद रखिएगा, नागी नकटी जो बर्ड सेंचुरी मिला था, 2 और आपका रामसर साइट जो आता है, एक नागी और एक नकटी, ये बर्ड सेंचुरी है, वो भी कहाँ है? तो ये भी आपका जमुई में है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ है? जमुई में है, याद रखिएगा। उसके बाद है बादाम पहाड़, मैंने अभी बताया उड़ीसा में, हेमाटाइट लो एसिड के लिए फेमस है, मैंने आपको बता दिया। नांगल, ठीक है, नांगल आप याद रखिएगा पंजाब में। आपको पूछा जा सकता है कि नांगल जो है पंजाब में, पूछा क्या जा सकता है, यही पूछा गया है, ठीक है। किस चीज के लिए फेमस है? तो फर्टिलाइजर के लिए। ये इंडस्ट्री से क्वेश्चन है। और डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन और पूछ लिया था कि पहला जो उर्वरक संयंत्र जो लगाया गया था, मतलब फर्टिलाइजर जो आपका सिस्टम लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था? तो सिंदरी में लगाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था थोरियम से, याद रखो, ये बीपीएससी में भी पूछा गया कि भारत में जैसे यूरेनियम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस आंध्र प्रदेश करता है, उसी प्रकार से थोरियम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? तो थोरियम जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है वो केरल करता है। और एक क्वेश्चन याद रखना कि थोरियम का आयस्क का नाम क्या है, और का नाम क्या है? मोनजाइट। और थोरियम का सिंबल क्या होता है? TH। और इसका जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो है आपका 90, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि वहां हमने बात किया अंकलेश्वर का, अंकलेश्वर, ओमकारेश्वर ने, अंकलेश्वर किस चीज के लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए। कहाँ है? तो आपका मैंने अभी बताया था, ये देखो
कहाँ गया, अंकलेश्वर, ये देखो गुजरात में। उसी प्रकार से याद रखना नूनमाती एंड दिग्बोय। तो नूनमाती एंड दिग्बोय भी जो है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, ठीक है, या तेल के लिए जाना जाता है, जो कि कहाँ है, तो दिग्बोय और आपका नूनमाती। दिग्बोय तो सबसे पुराना है इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नूनमाती ये दोनों आपका असम में है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में कुल रेशम का लगभग 50% कौन उत्पादन करता है, तो कर्नाटका करता है, कर्नाटका, याद रखिए। और कर्नाटका से याद रखिएगा कुदेरमुख और बाबू बुदान का पहाड़ी भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इंडस्ट्री से बात करें, उद्योग से एक बार पूछ लिया गया था। देखो दो चीज पूछा, सबसे पहले तो पूछ गया जो टिस्को जो है ये किस टाइप का कंपनी है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, या दोनों को मिला के मतलब को पार्टनर में चल रहा है। तो टिस्को याद रखिएगा एक प्राइवेट कंपनी है। कहाँ है, साक्षी में, जिसको अब आप लोग किस नाम से जानते हैं, जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी इसका फुल फॉर्म है, जो कि 1907 में फॉर्म हुआ था। एक बार आपको पूछ लिया था कि जो पहला जूट मिल कहाँ लगाया गया था, तो 1855 रिसार में लगाया गया था आपका कोलकाता में। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब इधर आइए, फसलों और कृषि का हम क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो पहला कोऑपरेटिव मूवमेंट जो किया गया था, ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो किया गया था किस चीज़ के, मतलब जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो किया गया था किस चीज़ में किया गया था, तो आपका एग्रीकल्चर में किया गया था कोऑपरेटिव मूवमेंट 20वीं सेंचुरी के समय में, ठीक है। तो कोऑपरेटिव या सहकारी मूवमेंट, कोऑपरेटिव मतलब सहकारी, ठीक है, सहकारी आंदोलन जो किया गया था सबसे पहले, वो किस क्षेत्र में किया गया था, एग्रीकल्चर के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में। आपको याद रखना है 20वीं सेंचुरी के लगभग किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो करा दिया कि सिंदरी में पहला ये हुआ था। उसके बाद गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए, गंगा का जो निचला मैदान है वो किस फसल के लिए बहुत ही वहाँ उपजाया जाता है, याद रखिएगा, तो जूट। जूट का पहला फैक्ट्री कहाँ लगा था, जूट का पहला फैक्ट्री, तो याद रखिएगा, ये मैंने क्या बोला था यहाँ, जूट ही बोला ना, याद रखिएगा। जूट का पहला फैक्ट्री जो लगा था ये रिसार में लगा था। इससे पहले क्या बोले मैंने बोला, याद कर ला, जो भी पीछे बोला ये अगर ये सही है। जूट का पहला फैक्ट्री जो लगा था वो रिसार में लगा था, कोलकाता में, याद रखना। और जूट को पूछा जाता है कि जूट को जो गोल्डन रेशा है, स्वर्ण रेशा जो किसको कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगा, फसल चक्र। तो पूछा जाता है कि फसल चक्र क्या है, तो देखिए एक ही जमीन में, ठीक है, सीजन वाइज अलग अलग क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्रॉप को क्या किया जाता है, उसमें उपजाया जाता है। क्योंकि अगर एक ही क्रॉप को बार बार सेम जमीन में हम लोग उसको यूज करेंगे तो उसका फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, उसका गुणवत्ता खत्म हो जाएगा। तो खेत में क्रमबद्ध नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों का उगाना फसल चक्र होता है। तो फसल चक्र के बारे में यहाँ पूछा गया था। लेटराइट मिट्टी के बारे में पूछा गया था, इससे दो चार क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले याद रखना, लेटराइट मिट्टी जो है आपका, ठीक है, दक्षिण भारत में आपका मिलता है, जैसे कि आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ भी मिलता है। बट ऑप्शन में वो नहीं था। ऑप्शन में पूछा गया था कि इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो लेटराइट मिट्टी है कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन में आपका मेघालय है, तो मेघालय मार दीजिएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका केरल, तमिलनाडु, याद रखिएगा। तीसरा ये कहाँ होता है, तो याद रखिएगा जहाँ बहुत टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और आपका बारिश भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 200 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, तो वहाँ क्या होता है, आपका लेटराइट मिट्टी होता है। ये एक बार पूछा था कि लीचिंग क्या है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा, समझा चुका हूँ। लीचिंग जो है किस तरीके के मिट्टी में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है लेटराइट सॉइल में। एक क्वेश्चन किया गया मखरली मिट्टी, मखरली क्योंकि बारिश बहुत होता है, तो मखरली मिट्टी किसको कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा मिट्टी है भारत में जो इसमें लौह मतलब आयरन इतना ज़्यादा हो गया है कि वो अब क्या हो गया, फसल उगाने के लायक नहीं है, अनफर्टाइल हो गया है, तो वो भी आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि काजू उपजाने के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सा है, तो लाल लेटराइट मिट्टी होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और ईंट बनाने के लिए कौन सा मिट्टी यूज़ किया जाता है, ईंटा जो बनाया जाता है, तो उसमें भी लेटराइट मिट्टी का यूज़ किया जाता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। काली मिट्टी का याद रखिए, काली मिट्टी कपास के लिए, ठीक है, इसे रेगुर मिट्टी। तो पूछा गया था जो काली मिट्टी जो है, ठीक है, काली मिट्टी, ठीक है, किस फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी, पहला क्वेश्चन, किस फसल के लिए, तो कपास के लिए, कपास के लिए। और याद रखिएगा कपास या कॉटन बोलो, ठीक है, ये आपका खरीफ क्रॉप है, क्या है, खरीफ क्रॉप है, याद रखना खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो याद रखना काली मिट्टी कपास के लिए आपको अच्छे से याद रखना है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो
काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी को हम लोग लावा मिट्टी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो काली मिट्टी है, याद रखिएगा, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनता है कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आपका कपास का खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। बट अगर महाराष्ट्र नहीं दिया हो तो नीचे आपका मालवा प्लेट्यू, ये सब जो भी लिखा हो, सबसे ज़्यादा जो आपका काला मिट्टी मालवा प्लेट्यू में पाया जाता है। याद रखिएगा, कपास मिट्टी, लावा मिट्टी, ठीक है, ये सब इसी को। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा मिट्टी है जो इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है? तो कपास मिट्टी। कपास मिट्टी यानी कि काली मिट्टी। एक बार पूछा गया कि कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसको श्वेत जोत मिट्टी बोलते हैं? मतलब क्योंकि पानी सोख लेता है, जब ये सूखता है तो टूट जाता है, तो लगता है कि ये जोता हुआ है, तो इसलिए इसको श्वेत जोत मिट्टी भी कहा जाता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार में जूट, अगर देखो पूछा जाएगा कि सबसे पहले जूट का मिल कहाँ लगा था? रिसार में लगा था, कोलकाता में 1855 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो आपको याद रखना है पूरे भारत में आपका वेस्ट बंगाल। और अगर आपका पूछा जाए कि बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो पूर्णिया। याद रखिएगा, इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, स्वर्ण रेशा भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादक मैंने बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर करता है, ठीक है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान देखते हैं। ये पलार पानी, ये आपका पता है ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? ये क्लास 10 का ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी बोलता हूँ, क्लास 10 का बायोलॉजी में एक चैप्टर है आपका मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, उससे है। तो पलार पानी याद रखिएगा, वर्षा का पानी को कहा जाता है पलार पानी, ठीक है, याद रखिएगा। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कुछ ना कुछ कैपिटल पूछ लिया। जैसे कि पूछा था अकारा, अकारा कहाँ का राजधानी है? तो घाना का, ठीक है। घाना का राजधानी क्या है? तो अकारा है, आपको याद रखना है। घाना का राजधानी क्या है? तो ये है आपका अकारा है, आपको याद रखना है। उसके बाद डकार, ढकार जो है आपका, सेनेगल का राजधानी क्या है? तो डकार। सेनेगल का राजधानी क्या है? तो डकार, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा जो युगांडा, युगांडा कहाँ का है? मतलब युगांडा का कैपिटल क्या है? तो कंपाला। युगांडा का कैपिटल क्या है? तो कंपाला। ये भी चीज़ है। एक बार पूछा था कीव, कीव मतलब यूक्रेन का राजधानी क्या है? पूछा था, तो कीव। और एक बार आपका बीएसएससी में भी पूछा था ये कि जो बेलारूस का राजधानी क्या है? तो मिन्स्क। तो बेलारूस का मिन्स्क, यूक्रेन का कीव, आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए एक बार आपको पूछ लिया था जो वीट जो होता है, वीट मतलब गेहूं, गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो गेहूं जो है आपको याद रखना है, गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो आपको अच्छे से याद रखना है, गेहूं जो है आपका, ठीक है, आपका ये रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। पूछा था जो विद्या जो है, विद्या ये किस फसल का आपका ब्रीड है, प्रजाति है, ठीक है। तो याद रखना ये वीट का प्रजाति है, गेहूं का प्रजाति है विद्या, याद रखिएगा। एक बार पूछ लिया था कि मुर्रा, ये सब मैंने आपको करवा रखा है ज्योग्राफी में, इवन ट्रिक से भी, ठीक है। मुर्रा, मुर्रा हो गया, ठीक है, जफराबादी हो गया, ठीक है, नागपुरी हो गया, उसके बाद मूर्ति हो गया, सुरती हो गया, ये सब किसका ब्रीड है? तो ये सब भैंस जो होता है, भैंसा नहीं, भैंस का। मूर्ति, मुर्रा हो गया, सुरती हो गया, जफराबादी हो गया, नागपुरिया हो गया, ये सब जो है भैंसा का है, याद रखिएगा। काली सिंध किसका है? होलिस्टिक फ्रीजियन किसका है? तो गाय का है, सिंधी गाय का है। अब एक पूछा था कि सिक्किम, ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जो तिब्बत से भी सटता है, भूटान से भी सटता है, नेपाल से भी सटता है, वेस्ट बंगाल से भी? तो सिक्किम है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, दैट मीन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसका पश्चिमी बॉर्डर कौन बनाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैं बता चुका हूँ टोटल कौन से देश है, ये आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। तो उसका जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन उपमहाद्वीप है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा उसका पश्चिमी जो बॉर्डर है कौन बनाता है? तो हिंदकुश। इसी प्रकार से एक बार पूछ लिया था कि जो आपका म्यांमार प्लस इंडिया का बॉर्डर कौन बनाता है? तो आराकामा जो माउंटेन है, आराकामा माउंटेन जो है ये इंडिया और आपका म्यांमार का बॉर्डर बनाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप का जो पश्चिमी बॉर्डर कौन बनाता है? तो हिंदकुश माउंटेन बनाता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। अब कुछ रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप जल्दी से देख लेते हैं। देखिए रबी क्रॉप याद रखिएगा, इसको टेम्परेट क्रॉप भी बोला जाता है। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, हर एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वही क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। अब देखो रबी क्रॉप का अगर मैं बात करता हूं तो इसको टेम्परेट सीजन वाला क्रॉप बोलते हैं। टेम्परेट मतलब होता है शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण मतलब ठंडे समय में ये होता है। तो रबी क्रॉप किस टाइप का क्रॉप है? शीतोष्ण आपका फसल है, ये ठंडे समय में होता है, ठीक है। जैसे कि आप इसको याद करो, जिसके पोटैटो हो गया, ये सब मैं याद करवा चुका हूँ, कैसे याद करना मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ। पोटैटो हो गया, चना हो गया, ठीक है, पोटैटो मतलब आलू हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका गेहूं हो गया,
उसके बाद आपका बार्ले हो गया, मतलब जौ हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, सरसों हो गया, ये सब जो है आपका रबी क्रॉप है, याद रखिएगा। इसको बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में और काटा जाता है मार्च अप्रैल में। तो एक बार तो पूछ लिया था कि इसमें से कौन सा, जैसे मस्टर्ड पूछ लिया था, जो मस्टर्ड जो है, ठीक है, मस्टर्ड जो है, ठीक है, ये किस टाइप का फसल है, तो याद रखना ये है आपका रबी फसल है। एक बार पूछ लिया था रबी फसल को कब काटा जाता है, तो मार्च अप्रैल में। उसी प्रकार से खरीफ क्रॉप के से क्या पूछा था, खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप में पूछा था जो राइस जो होता है, राइस की कौन सा क्रॉप है, राइस, तो राइस जो है याद रखिएगा जो चावल होता है ये खरीफ क्रॉप है। तो पूछा था जो राइस जो है किस टाइप के मौसम में होता है, तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल में, उष्णकटिबंधीय मौसम में होता है, ये गर्म समय में इसको लगाया जाता है, याद रखिए। तो उष्णकटिबंधीय में तो राइस याद रखिएगा, शुगर केन याद रखिएगा, सोयाबीन याद रखिएगा, कॉटन और बाजरा। दो क्वेश्चन पूछा था, एक तो राइस उष्णकटिबंधीय में होता है, ट्रॉपिकल में होता है, और दूसरा पूछा था बाजरा किस टाइप का क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप है। इसको बोया जाता है जून जुलाई में और काटा जाता है नवंबर दिसंबर में, इसको काटा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब कुछ और है जो मैं एक बार आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे ट्यूनेशिया, ट्यूनिस जो किसका राजधानी है, तो ट्यूनेशिया का, ठीक है। चिली का राजधानी सेंटियागो है, और चिली का मैंने बताया था दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित जो ज्वालामुखी है वो है आपका कौन सा, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, जो कि अर्जेंटीना और चिली में है। तो चिली का जो कैपिटल है सेंटियागो, उरुग्वे का कैपिटल है मोंटेविडियो, मोंटेविडियो उरुग्वे का है, ठीक है। पेरू का कैपिटल लीमा है, और करेंसी भी एक बार पूछा गया था, तो याद रखना सोल याद रखना, पेरू का सोल याद रखना करेंसी, और इसका जो कैपिटल लीमा है। ग्यूना का क्या है, जॉर्ज टाउन कैपिटल। येन का, जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है, जापान की मुद्रा येन है, ठीक है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, रुपया। बांग्लादेश का टका, और भूटान का एंगुलट्रम। और याद रखिएगा ये हो गया। और आपका पूछा जाएगा कि म्यांमार का जो आपका म्यांमार का आपका करेंसी क्या है, तो क्यात, क्यात याद रखना। ये सब चीज़ मैंने ट्रिक से भी करवाया, ठीक है, इसलिए दिमाग में है तो मैंने आपको यहाँ करवा दिया। देख लीजिए कारनामा आपके सामने है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, खनिज स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा तो घबरा मत जाइएगा, ठीक है, फुल पीडीएफ देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। अब देखिए खनिज से पूछा गया था कि इसमें से कौन चार को स्टेटमेंट दिया, पूछा गया इसमें से कौन सा है जो खनिज के लिए सही नहीं है। तो याद रखिएगा जो भी खनिज है, ठीक है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कोयला भी एक दिन खत्म होगा। तो उसमें लिखा था कि खनिज कभी खत्म नहीं होगा, याद रखिएगा खनिज खत्म होगा, यही गलत स्टेटमेंट था वहाँ, ठीक है। चलिए अब पेज नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। ये जो है आपका, अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्लीज़ वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत सुंदरता से कराए, इतनी सुंदरता से कोई कराया नहीं होगा, आपको वन शॉट वाला में जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये है आपका, ये है कि कोटोपैक्सी ये आ गया। आपको पूछा गया, मैंने बताया था कि कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा जो आपका क्या है, ये आपका कोटोपैक्सी क्या है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और एक है सबसे ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी, तो सबसे ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी जो है वो है आपका ओजस डेल सलाडो, जो कि आपका कहाँ है, चिली में है, ठीक है। और यहाँ पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपैक्सी, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, इक्वाडोर में है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी कौन सा है, तो है बैरन आइलैंड, ठीक है। ओजस डेल सलाडो कहाँ है, तो मैंने बताया था सबसे ऊंचाई पे स्थित आपका अर्जेंटीना और चिली में है। और किलाउ जो सबसे एक्टिव ज्वालामुखी ये कहाँ है, तो अमेरिका का हवाई द्वीप में है। ये सब याद रखिएगा, सब आपको करवाया गया, ठीक है। ब्राजील में जो ब्राजील जो है, ठीक है, तो जो इक्वेटोरियल एरिया जो होता है, विषुवतीय वर्षा वन को किस नाम से जाना था, वर्षा वन, ब्राजील में विषुवतीय वर्षा वन जो होता है, जो आपका इक्वेटोरियल एरिया में पाया जाता है ब्राजील में, उसको किस नाम से जाना था, तो सेल्वा के नाम, सेल्फ्स भी बोला जाता है, या सेल्वा बोल दो, ठीक है, सेल्फ्स भी बोला जाता है, SELVS बोला जाता है, ठीक है। तो सेल्वा याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो घास का मैदान जो ब्राजील में पाया जाता है उसको हम लोग कंपोज बोलते हैं, ठीक है। पंपास घास का मैदान कहाँ मिलता है, तो अर्जेंटीना में मिलता है। ये सब चीज़ करवाया गया है। किम्बार्ले हीरा, ठीक है, किम्बार्ले हीरा का खान कहाँ है, तो आपका दक्षिण अमेरिका में है। विश्व के सबसे व्यस्त वाला नहर कौन सा है, तो याद रखिएगा जर्मनी का ये कील नहर है, ठीक है। उसके बाद है आयरिश सागर कहाँ स्थित है, तो आयरिश आयरलैंड, ये पता होगा आपको, आयरिश आयरलैंड, ठीक है, यूके का पार्ट, तो ब्रिटेन के पश्चिम में है, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के द्वीपों के बीच में है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेट
कोरल रीफ के मैंने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में, आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में ये चीज़ आपको याद रखना है। कोरल रीफ के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद जाग्रोस, ये मैंने पढ़ाया वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्लीज़ 2 वीडियो दिया हूँ, पक्का देख के जाना। जाग्रोस पर्वत कहाँ है? तो ये ईरान में है, याद रखिएगा। सैडल पीक के बारे में मैंने आपको बता दिया। खामसिन, खामसिन क्या है? जितने भी स्थानीय पवन चलते हैं, मैंने बहुत अच्छे से कराया था, ये आपका मिस्र में चलता है, ठीक है। खामसिन कहाँ? मिस्र की एक गर्म हवा, गर्म और शुष्क हवा है, याद रखिएगा। चिनूक, इसको स्नो ईटर भी बोलता है, स्नो ईटर बोला जाता है। ये कहाँ चलता है? ये ठंडी हवा है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका फोन, फोन स्विट्जरलैंड में चलता है। फोन जो है आपका, ये कहाँ चलता है? तो स्विट्जरलैंड में चलता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। हरमट्टन, जिसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, मैंने बताया था, हरमट्टन जिसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, पश्चिमी सहारा में ये चलता है। खमसीन बहुत बार पूछा गया है, मिस्र में, याद रखिएगा, ठीक है। मिस्ट्रेल, एकदम ये ठंडी हवा है, ठीक है। कहाँ? फ्रांस में, फ्रांस में मिस्ट्रेल, फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद ओरियंट तारामंडल, तारामंडल मतलब होता है कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर हो गया, फिर वीडियो ही नहीं कंप्लीट होगा। ये सब पढ़ाया हुआ है। ओरियन मंडल, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओरियन मंडल का दूसरा नाम क्या है? ओरियन कॉन्स्टेलेशन का तो हंटर है, याद रखिएगा। लुसाई बोली कहाँ बोला जाता है? तो मिजोरम में। और मिजोरम से और क्या पूछा था? तो मैंने बताया ब्लू माउंटेन पूछा था मिजोरम से, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार पूछा था, 4 ऑप्शन दे दिया था, उसमें से पूछा था जी कौन सा जो है, ठीक है, भारत में कौन सा पर्वत जो है भारत में है? तो कामेट जो पर्वत है, कामेट जो पर्वत है वो भारत में है, पहला क्वेश्चन। एक बार पूछ लिया था कौन सा, हाँ ये वाला पूछा था, कामेट वाला एक बार पूछा था, याद रखिएगा। अनाईमुदी मैंने बता दिया। कलोल पावर प्लांट, कलोल पावर प्लांट कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। और ब्राउन रिवोल्यूशन, ब्राउन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ठीक है, उर्वरक से रिलेटेड है, और जिससे राइस को और ग्रोथ मिला था, आई राइस। अब सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजर आएगा तो क्या होगा? राइस का बढ़ोतरी होगा। ऑयल सीड, ठीक है, जो पीली क्रांति जो होता है, पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो ऑयल सीड या तिलहन से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। व्हाइट रिवोल्यूशन से बहुत बार पूछा गया, बट वो इजी है। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो दूध से रिलेटेड है, एक बार ये पूछ लिया। एक बार पूछ लिया तो वर्गीज कुरियन किससे रिलेटेड है? तो आपका जो व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ था भारत में उससे रिलेटेड है। एक बार पूछ लिया कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? तो वो भी दूध से रिलेटेड है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहाँ है? तो ये अंकोर वट मंदिर है, जो कि कैम्बोडिया में है, भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखना। ये भी पूछा कि इसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। कैम्बोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, इसको जो बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, याद रखिएगा। पृथ्वी का अनुमानित आयु कितना है? तो 4.5 अरब वर्ष है, याद रखिएगा, पृथ्वी का, ठीक है। प्लीज अच्छे से देख के जाना जो चीज मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको करवाया, ठीक है। एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग, अब ये आ गया वाटर स्टेट, क्या आ गया? वाटर स्टेट। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जो जल डमरू मध्य कौन सा है? तो बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट के बारे में क्या करवाया था? एक तो ये आर्टिक सागर और आपका चुकची सागर को भी अलग करता है, और एक इसको अलग करता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को भी अलग करता है, ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था। और एक आया था बाबा अल मंदेब के बारे में पूछा था कि बाबा अल मंदेब जो किन 2 देशों के बीच में है? तो याद रखिएगा, यमन एंड दिजुबुती के बीच में, यमन और दिजुबुती। और सागर का बात करते हैं रेड सागर और गल्फ ऑफ अदान के बीच में है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए। कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो आराकन योमा जो पर्वत है ये आपका नेपाल से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो पर्वत है ये म्यांमार में है, और भारत और म्यांमार का क्या बनाता है? सीमा बनाता है। मैंने आपको जो सोलर सिस्टम है बहुत ही सुंदरता से पढ़ा है, वो पूछा जाएगा आपको। तो पूछा गया था कि जो हिप्पोकैम है, ठीक है, हिप्पोकैम ये किसका सैटेलाइट है? किसका सैटेलाइट है? तो याद रखिएगा, हिप्पोकैम और ट्राइटन दोनों। या गैनामाइट किसका है? तो सबसे बड़ा जो आपका सैटेलाइट है, सबसे बड़ा जो उपग्रह है, ठीक है, आपका गैनामाइट, वो जुपिटर का है, ठीक है, याद रखिएगा। जुपिटर को एक और क्वेश्चन पूछा गया, जुपिटर को और हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जुपिटर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग वैक्यूम क्लीनर भी बोलते हैं। मतलब हमारा जो सोलर प्लेनेट है, ठीक है, उसका हम लोग वैक्यूम क्लीनर उसी को बोलते हैं। किसको? जुपिटर को, याद रखिएगा। और जुपिटर का वो भी याद रखिएगा, गैनामाइट सबसे बड़ा उसका उपग्रह है। हिप्पोकैम्प और ट्राइटन किसका है? तो हिप्पोकैम्प और ट्राइटन जो है आपका चंद्रमा का। और एक बार पूछा था कि जो प्लूटो है, प्लूटो को आप बोना ग्रह में रख दिया गया, अब ग्रह में नहीं रखा गया है, डॉर्फ प्लेनेट में रख दिया गया। तो कब रख दिया गया ये पूछा था, तो 2006 में रख दिया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना समय लेता है घूमने के लिए? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड आपको याद रखना है। कौन सा ग्रह सूर्य का परिक्रमा करना
नहीं 88 दिन लेता है। तो देखिए अब ध्यान से, सबसे पहले तो हमने ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड दूरी पे। अगर मैं बोलूं कि सबसे कम समय कौन लेता है अपनी धुरी पे घूमने के लिए, तो आपको याद रखना ये है आपका जुपिटर। बस 10 घंटा में क्या होता है अपनी दूरी पे घूम लेता है, आपको अच्छे से याद रखना है। बस 10 घंटा में क्या करता है ये अपनी दूरी पे ये घूम लेता है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा अच्छे से। और सबसे कम समय कौन लेता है आपका परिक्रमा करने में, तो वो है आपका 88 डेज लेता है सिर्फ पूरे सन को चक्कर लगाने के लिए। ये है परिक्रमा, डेट मीन्स रिवोल्यूशन में सबसे कम टाइम कौन लेता है, तो आपका मरकरी लेता है। और रोटेशनल में सबसे कम टाइम कौन लेता है अपना धुरी पे घूमने के लिए, तो वो है जुपिटर, 10 घंटे में 9.5 घंटा में अप्रोक्स 10 घंटा मान के चलिए इसको 9.5, ठीक है। उसके बाद सोलर मंडल का वैक्यूम क्लीनर किसको कहा जाता है, तो बृहस्पति ग्रह को। न्यूजीलैंड में जो विलुप्त पक्षी, आपको पूछा जाएगा मोआ जो आप एक्सटिंक्ट क्या है, बर्ड है, एक्सटिंक्ट बर्ड जो नहीं रहा अब, तो मोआ कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा, ठीक है। और डोडो पक्षी जो मॉरिशियस में पाया जाता था, ये भी विलुप्त पक्षी। ये सब क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए जो विभाजन किया गया है भारत का, उसमें एक विभाजन जो है ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन है, ठीक है। तो बस इसको डायरेक्टली याद रख लो कि कौन सा ऐसा भारत का भाग है जो ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन का भाग नहीं है, तो पूर्वी एंड पश्चिमी घाट जो है ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन का भाग नहीं है, याद रखिएगा। एल नीनो ने से 2 क्वेश्चन पूछा था एल नीनो से। एक तो स्टेटमेंट बेस पूछ लिया था जिसमें गलती यही था, देखिए एल नीनो का जो भी प्रभाव होता है वो जल को गर्म करने के लिए उसकी होता है, मतलब नेचुरल फेनोमेना है ये, ठीक है, प्राकृतिक फेनोमेना है। तो वहां जो ऑप्शन में दिया हुआ था कि ये ठंडा करता है, तो यही है कि एल नीनो का प्रभाव पेरू तट के जल को तापमान कम करने का इसका प्रभाव नहीं है, बल्कि एल नीनो तापमान को बढ़ाता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का मैंने बता दिया, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, व्हाइट रिवोल्यूशन से, दूध के नापने से, ठीक है, मतलब दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने से। अब दूध का नापना क्यों आ रहा है दिमाग में, पता है क्यों मेरा मुख से ये निकल गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लैक्टोमीटर होता है, लैक्टोमीटर किसका यूज किया जाता है, दूध की शुद्धता को नापने के लिए, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। क्वेश्चन पूछा गया था लैक्टोमीटर किस, ये दरोगा का क्वेश्चन है कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये डॉक्टर वर्सेस कुरियन, याद रखिएगा, श्वेत क्रांति से रिलेटेड है, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड जो है आपका, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, दूध की उत्पादकता को बढ़ाने से रिलेटेड है आपका यह। देखो नेशनल मिल्क डे हम लोग कब मनाते हैं, 26 नवंबर को, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय मिल्क दिवस 1 जून को। वर्गीस कुरियन किससे रिलेटेड है, श्वेत क्रांति से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। नीली क्रांति मत्स्य से रिलेटेड, हरित क्रांति खाद्यान्न से रिलेटेड है, ठीक है। भारत में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्वायरमेंट वाला मैंने अलग एक करवा दिया पूरा लिस्ट, जो भी अधिनियम है, ठीक है। जैसे दो एक तो पूछा गया था सबसे पहला कि जो वन पॉलिसी आया था, वन नीति आया था 1952 में, ठीक है, इसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो 1988 में। तो वन नीति आया था 1952 में, क्वेश्चन पूछा पहला संशोधन कब किया गया था, तो 1988 में। और याद रखिएगा आपका वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1980 में, मतलब वन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, तो 1980। तो तीनों में डिफरेंस समझ के रखना, ये फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952, पहला बार अमेंडमेंट किया गया 1988 में, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया, 1980 में, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहां है आपका कि भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1974 में हुआ, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यूनेस्को का बेसिकली कार्य क्या है, तो शिक्षा विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना। यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर पक्का याद रखिएगा, यह है आपका पेरिस में है, पर जब इसका जब ये फॉर्मेशन किया गया था 1945 में, लंदन में किया गया था। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, हम जब इतना बोल रहे हैं तो आपको भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सब यही आएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद है आपका कि ओजोन छिद्र, मतलब ओजोन में जो डिप्लीटेशन बोलते हैं ना, ओजोन का डिप्लीटेशन, ओजोन में छिद्र हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि ओजोन में छिद्र हो गया, इसका ये मतलब है कि जो ओजोन कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है, तो वहाँ उसका मोटाई जो है आपका कम जब हो जाता है तो उसको ओजोन छिद्र कहा जाता है। और ये हमें किस चीज़ से बचाता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है, यूवी रेस से हमें बचाता है, ठीक है, याद
रखिएगा। तो परत की मोटाई कम होने को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं, याद रखिएगा। मुख्य रूप से ये क्या है, किस कारण से इसका छिद्र होता है, ये तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किससे, याद रखिएगा। दो ऐसे मैंने ये सब चीज़ आपको इन्वायरमेंट में भी करवा दिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ओजोन के संरक्षण से रिलेटेड है। इसीलिए क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल एक कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, क्या है, कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, जो कि 1987, याद रखिएगा, सितंबर 1987 में क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, साइन होता है 16 सितंबर 1987। इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है, ओजोन सेफ्टी डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो ओजोन संरक्षण, ओजोन प्रिजर्वेशन डे 16 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था, ओजोन संरक्षण से रिलेटेड। 1987 को साइन हुआ और ये प्रभावी कब हुआ, 1989 में, ठीक है। और एक क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल है कि इन्वायरमेंट को हमें बचाना है। इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे बचाएंगे, जब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, जिसमें ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए बोला गया था। और ये जो है क्योटो, आपको पता होगा क्योटो कहाँ है, चलो जल्दी नीचे कमेंट करो क्योटो कहाँ है। 1997 में हस्ताक्षर हुआ और ये जो प्रभावी हुआ वो 2005 में जाके क्या हुआ, ये आपका प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा। एक होता है रामसर कन्वेंशन, आर्द्र भूमि के लिए है रामसर कन्वेंशन, ठीक है, आपको पता होगा। तो ये जो रामसर शहर है वो ईरान में है। ये कब साइन हुआ था, तो 2 फरवरी को 1971 को साइन हुआ था। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो ये जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पे है। बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग कब मनाते हैं, 22 मई को हम लोग मनाते हैं जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो रियो शिखर जो हुआ था जैव विविधता, याद रखिएगा, 1992 में हुआ था जैव विविधता। तो रियो शिखर सम्मेलन, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि रियो शिखर सम्मेलन किससे रिलेटेड है, तो जैव विविधता से। कब हुआ, 1992 में। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। भारत में वन नीति कब आया था, मैंने अभी बताया था, 1952 में आया था। और पहला संशोधन कब किया गया था, 1988 में किया गया था। यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति विरासत में क्या शामिल नहीं है, देखो जो यूनेस्को जो है, बहुत सारे ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, उसको भी अपनी लिस्ट में दायर करता है, ठीक है। जैसे कि योग हो गया, यूनेस्को की लिस्ट में है। छऊ हो गया, डांस है। कलबेलिया जो कि राजस्थान का डांस है। रामलीला हो गया, गरबा हो गया, कुंभ मेला हो गया, दिवाली लेटेस्ट है जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। बिहू नहीं है, तो ये पक्का याद रखना जो मैंने बताया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, ठीक है। देखिए एक पूछा था कि सर क्रिक विवाद, सर क्रिक विवाद मैंने आपको बताया था इवन बना के भी, अगर गुजरात वाला ये वाला पार्ट देखोगे, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। तो सर क्रिक विवाद जो है, सर क्रिक विवाद जो है, ठीक है, ये किन 2 देशों के बीच में है, तो याद रखिएगा सर क्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, गुजरात में स्थित है। और एक पूछा था कि काला पानी विवाद किसके बीच में है, तो काला पानी विवाद जो है आपका इंडिया और नेपाल के बीच में है। और सर क्रिक विवाद जो है किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान। तो काला पानी इंडिया नेपाल, सर क्रिक इंडिया और पाकिस्तान, याद रखिएगा। दुर्गावती जलप्रपात ये पूछा गया था बिहार से, प्लीज बिहार वाला बहुत अच्छे से आपको कराया गया है, 1 शॉट वीडियो, वो भी आपको करना है, ठीक है। तो दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, तो कैमूर बिहार में, याद रखिएगा। कांगड़ा वैली, ये भी स्टैटिक में भी मैंने आपको करवाया है, ठीक है। जितने भी आपका लोक चित्रकला है, फोक पेंटिंग, ये सब जो होता है, ठीक है। तो कांगड़ा वैली चित्रकला किससे रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। हुन त्योहार मणिपुर से रिलेटेड है। दिहांग दरा, दरा से कन्फर्म है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप अच्छे से करके जाइएगा। एक बेहतरीन एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, कि जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिण में कौन सा आपका दरा है, तो याद रखिएगा पालघाट दरा, पालघाट दरा, जो कि कोचीन से कोयम्बटूर को कनेक्ट करता है, या आप बोल सकते हो कि आपका केरल से तमिलनाडु को कनेक्ट करता है पालघाट। दिहांग दरा आपको अच्छे से याद रखना है, अरुणाचल में दिहांग हो गया। और याद रखिएगा यंगयाप दरा, दिहांग और यंगयाप दरा, दिहांग और यंगयाप। और पूछा जाता है कि कौन सा दरा से ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल में एंट्री करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा नदी है भारत में जो यू शेप बना के, भारत में क्या करती है, यू शेप बना के एंट्री करती है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल में एंट्री करती है यू शेप बना के। कौन से दरे से, तो यंगयाप दरे से। तो यंगयाप दरा और दिहांग दरा कहाँ है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दरा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। दीपू दरा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अब कुछ जो पूछा गया, जैसे नाथुला दरा पूछा गया था, नाथुला एंड जेलिपा दरा, नाथुला एंड जेलिपा दरा सिक्किम में, ये पूछा गया।
देवास, ठीक है, देवसा, ठीक है। तो देवास दर्रा कहाँ है आपका, तो ये आपका याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है देवास, ठीक है। उसके बाद बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है आपका बनिहाल दर्रा, जो जिसमें जवाहर टनल भी है। तो जवाहर टनल किस में है, बनिहाल में, ठीक है। और ये किसको जोड़ता है, श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, मतलब जम्मू कश्मीर में है ये चीज़। देवसा कहाँ है, हिमाचल में। नाथुला कहाँ है, यहाँ पालघाट, याद रखिएगा दक्षिण नीलगिरी का दक्षिण वाला भाग में है। और ये किसको जोड़ता है, तो कोयम्बटूर से आपको कोचीन को जोड़ता है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कटी बिहू महोत्सव कहाँ हम लोग मनाते हैं, असम में मनाते हैं, ठीक है। देखो ये सब मैंने बहुत करवा दिया, जैसे आपको पूछा था थाईपुसम कहाँ मनाते हैं, तो तमिलनाडु में, तो ये सब करंट में कर चुके हैं। भारतीय, अब ये अनुसंधान केंद्र से भी पूछा जाएगा, जैसे भारतीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये सबको पता था आपका देहरादून में। बट क्वेश्चन फिर इसी चीज़ को घुमा दिया, पूछा कि इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है उसको 1906 में जब ये फॉर्म हुआ तो उसको इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंपीरियल अनुसंधान सेंटर के नाम से जाना गया जो 1906 में। तो ये इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ है, जो कि 1906 में फॉर्म हुआ, तो वो देहरादून में ही है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो रोज वुड होता है, जो शीशम होता है, ठीक है, किस प्रकार का आपका वन में पाया जाता है, तो याद रखिएगा सदाबहार वन में पाया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इस बार आपका पूछ लिया था थोड़ा घुमा के, ठीक है, ये भी आपका नोट्स में होगा। टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा शिमला में। और एक बार पूछ लिया था सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वो आपका राजस्थान में है, वो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चाय उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान, ठीक है। चाय उत्पादन में भारत, मतलब भारत में चाय सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, असम। बट याद रखिए पूरे विश्व में भारत का स्थान कितना है, सेकंड टॉप पे कौन है, तो आपका चाइना है, याद रखिएगा। कॉफी उत्पादन में सबसे आगे कर्नाटका है। दंडकारण्य क्षेत्र या पठार कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। लेमेरू मैंने बताया था, लेमेरू जो आपका एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो वो आपका छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये यूपी में, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक, ठीक है, भारत और किस देश को जोड़ती है, तो ये बांग्लादेश को जोड़ती है, याद रखिएगा। जो कि आपको अच्छे से याद रखना है कि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिपुरा से लगा के कि कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश से, एक और याद आ गया। खैर ये बेसिक है कि सबसे ज़्यादा किससे हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोग शेयर करते हैं 4096.7 किलोमीटर, वो है आपका बांग्लादेश। दूसरा पूछा गया था बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर कौन शेयर करता है, कौन सा राज्य, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल करता है। और एक बार पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 दिशा से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो है आपका त्रिपुरा। और जो लाइन है, ठीक है, लाइन जो भारत और जैसे कि भारत और जो पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको रेड खलीफ बोलते हैं, ठीक है। जो आपका भारत और आपका चाइना के बीच में उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है इसको हम लोग जीरो लाइन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है जेलीपा दर्रा मैंने करवा दिया सिक्किम में। उत्तराखंड का दर्रा, उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है, तो नीति हो गया, माना हो गया और लिपू लेक हो गया, ये दर्रा है, ठीक है, याद रखिएगा। हिमाचल में सिपकिला, रोहतांग, बारालच्चा, याद रखना, बारालच्चा, रोहतांग और सिपकिला। अरुणाचल में बौमडिला, दीपू और यंगयाप, बौमडिला बाकी सब समझा दिया हूँ। कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, अच्छे से याद रखा, कवास गुजरात में है। और कलोल भी लिखा हो, कवास का जगह कलोल भी आ गया तो गुजरात ही मानना, ठीक है, ये थर्मल। उसके बाद कहलगांव थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो भागलपुर, ठीक है, कहाँ है आपका, भागलपुर में है, ये चीज आपको याद रखना। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है बताओ, जो धर्मपाल ने बनवाया था, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी आपका यही है, आपको याद रखना है, कहाँ, भागलपुर। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो भी भागलपुर में। कोरबा मैंने बता दिया छत्तीसगढ़ में है, किस चीज़ के लिए है, तो आपका कोयला के लिए बहुत फेमस है। तो रामागुंडम तेलंगाना, कोरबा छत्तीसगढ़, रामागुंडम तेलंगाना और तेलचर उड़ीसा में है, ये सब आएगा, यही सब। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल स्टेडियम मैंने करवाया, उसमें से एक बार ये पूछ लिया था, तो नेताजी एकना स्टेडियम कहाँ है, ये करना, एकना स्टेडियम कहाँ है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान लुधियाना में है। ककोलत बिहार में, ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा में है। भीम बांध कहाँ है, तो मुंगेर में। ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, लास्ट पेज है, थोड़ा धैर्य और बनाइए, ठीक है। कुछ ट्राइब से देख लेते हैं, जनजाति से जो पूछा गया था, पहला पूछा गया था कि टोडा जनजाति से पूछा गया था कि
पर्वतीय क्षेत्र के, हिमालय क्षेत्र की कौन सी ऐसी जनजाति है जो घुमक्कर है? तो टोडा जनजाति। और ये टोडा जनजाति आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी में भी पाया जाता है, तमिलनाडु में। मुंडा जनजाति से पूछा था, मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में। मुंडा हो गया, संथाल हो गया। और पूछा था कि 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सा जनजाति है, ठीक है, मतलब कौन सा एसटी ट्राइब है? तो भील है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा कि करण कुंड भगवान, देख करण कुंड जो है किससे रिलेटेड है? तो भगवान बुद्ध से ये रिलेटेड है। कहाँ है? तो राजगीर में। विरायंतन, विरायंतन क्या है मैं बताता हूँ। ये बेसिकली जैन जो है, जैन का एक संग्रहालय है, ठीक है, जैन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, ये भी राजगीर में है। नेपानगर, ठीक है, नेपानगर किस चीज़ के लिए फेमस है? जैसे कि नानगल मैंने बोला था पंजाब में है, फर्टिलाइजर के लिए है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में नेपानगर है जो कि अखबारी कागज के लिए फेमस है। सुंदरी पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन में पाया जाएगा। सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, तो सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वन पाया जाता है। ये मैंग्रोव वन है, याद रखना, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और सबसे ज़्यादा भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहाँ बनता है? तो सुंदरबन डेल्टा में ही मिलता है। भारत में सर्वाधिक नहर सिंचाई, मैंने बता दें, सबसे ज़्यादा जो नहर से सिंचाई करता है, ट्यूबवेल का यूज़ करता है अपना कृषि के लिए, वो कौन है? तो उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा। झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ये 28वां राज्य बना था, जो कि 15 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा। और इसको एक चीज़ और याद रखिएगा कि 15 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय जनजाति दिवस मनाते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा बात है जो हम लोग इसमें और देख लेंगे, ठीक है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, भारत का मानक जो भारत का जो प्राइम मेरिडियन है, यमंतर जो है, जिससे भारत का पूरा टाइम डिसाइड होता है, ठीक है। तो जो भारत का जो जीएमटी है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो भारत का जो मानक समय है, ठीक है, वो मानक समय है वो जीएमटी से कितने आगे है? तो या बोलोगे 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे। भारत का जो है मानक समय वो क्या है? तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री या 82.5 बोल सकते हो, 82.5 डिग्री ईस्ट क्या है? आपका देशांतर है, डेट मीन्स लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड। तो भारत का जो मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, याद रखना, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है जीएमटी से, ग्रीनविच टाइम से, ये भी याद रखना। और कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहला यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। इलाहाबाद के मिर्जापुर से ये गुजरता है, याद रखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है, आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं वो किससे करते हैं? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये भी हमने आपको बताया था, अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने वो जो रॉक्स वाला रॉक्स जो हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैंने ये चीज़ बताया था, जो पत्थर है, ठीक है, जो भी पत्थर है वो अगर हवा द्वारा, ठीक है, चीज़ों को मतलब एक जगह से दूसरे जगह ला के जमा किया गया है तो उसको हम लोग लोएस बोलते हैं। और वही जो हिमांक के द्वारा जो लाया जाता है, गर्म रेगिस्तान में पवन धूल से बनी मृदा को हम लोग क्या करते हैं? लोएस कहते हैं। और उसी को अगर हम लोग जो हिमांक के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा जो लाया जाता है, हवा के द्वारा जाएगा तो लोएस, और हिमांक के द्वारा लाया जाएगा तो मोरेन बोला जाता है, इसको मोरेन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है भूमध्य रेखा, ये बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अलग अलग भूमध्य रेखा कौन से देशों से पास होती है? आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, बहुत अच्छे से मैंने करवा दिया, ठीक है। तो याद रखिए भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा, याद रखिए, भूमध्य मतलब होता है आपका क्या होता है? आपका इक्वेटर जो है वो कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो मैक्सिको से। तो मैक्सिको से कौन सा रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा ये आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप मुझे बताना कि ये जो भूमध्य रेखा है क्या भारत से गुजरती है कि नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये मैंने करवा दिया, इंदिरा कॉल। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, बता दिया। गुजरात में भुज विनाशकारी भूकंप कब आया था? जनवरी 2001 में आया था, अच्छे से याद रखना। भारत की पहली जो आर्थिक जनगणना बोल रहा है, ठीक है। ऐसे तो भारत का जो जनगणना सबसे पहला जो हुआ था आपको पता है, वो आपका 1872 में किया गया था। किसके द्वारा? तो आपका सबसे पहले 1872 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1881 में किसके द्वारा किया गया था? नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। बट जो आर्थिक जनगणना जो हुआ है, ठीक है,
वो पहली बार 1977 में हुआ है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अरुण जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच में है? नेपाल और भारत के बीच में है अरुण जल विद्युत परियोजना। ठीक है। ट्यूरिंग अवार्ड किस में दिया जाता है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। ये एआई वाला याद रखना, फादर ऑफ एआई किसको बोला जाता है? तो जॉन मैकर्थी को बोला जाता है। एक बार जरूर चेक कर लेना, फादर ऑफ एआई पूछा गया अभी बहुत सारे एग्जाम में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकर्थी याद रखना। बिस्केक की खाड़ी जो है, बिस्केक की जो खाड़ी है ये किन दो देशों के बीच में है? स्पेन और फ्रांस के बीच में क्या है? बिस्केक की खाड़ी है। ठीक है। स्लेट जो है किसका रूपांतरित रूप है? तो ये सेल का रूपांतरित रूप है। स्लेट जो है ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, प्लीज जाके देख लीजिएगा रॉक वाला वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो याद रखिएगा स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो सेल का रूपांतरित रूप है। भारत के सुदूर पूर्व में सबसे लंबी सीमा बनाती है, देखो 7 देशों से हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सबसे जो पूरब वाला जो भाग है, ठीक, सबसे पूरब वाला जो भाग है, जो हम लोग लास्ट जिससे हम लोग अपना बॉर्डर शेयर करते हैं वो है आपका म्यांमार, जिसे 1643 का लेंथ का हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। और इन भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा पर्वत है? तो आराकामा पर्वत है। ये भी चीज आप देखिए, कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं क्विकली आपको करवाते हुए जाता हूं। सबसे पहला जो है आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा, ठीक है, जो आपका परमाणु ऊर्जा प्लांट है जो पूरी तरीके से भारत के द्वारा ओन्ड किया जाता है या बनाया गया किसी का सहयोग से नहीं? तो कल्पक्कम। और कल्पक्कम से इस बार ईएसआई मेंस में भी पूछ लिया था, कल्पक्कम कहाँ है? तो याद रखिएगा कल्पक्कम जो आपका तमिलनाडु में है। कुंडमकुलम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ है? नरोरा कहाँ है? तो बुलंदशहर यूपी में है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो कुंडमकुलम है, तमिलनाडु वाला, याद रखिएगा। ठीक है। ये भी आपका कहाँ है? तो ये आपका याद रखिएगा ये तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद है आपका दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट। दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो यमुनानगर हरियाणा में है। माउंटेन पास पालघाट के बारे में मैंने बता दिया। कुछ जलप्रपात देख लेते हैं। सबसे भारत पूछा गया था कि सबसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो वो एक्चुअली क्या है, जो सबसे ऊंचा तो है वो कुंचिकल है। कुंचिकल है, कुंचिकल, जो कि वराही नदी पे है। ठीक है, कर्नाटका में, बट वो नहीं दिया हुआ था। अगर वो नहीं दिया है तो दूसरे नंबर का होगा जौग जलप्रपात। तो कुंचिकल अगर नहीं दिया है जो कि आपका वराही नदी पे है, तो नेक्स्ट आप मारोगे जौग, आपका दिया हुआ था। जौग इसी को बोल, जौग जलप्रपात बोल दो, महात्मा गांधी बोल दो, या गेरुसप्पा बोल दो, ये तीनों एक ही का नाम है, याद रखेगा। ये शरावती नदी पे, ये भी आपका कर्नाटका में है। ठीक है। हुंडू जलप्रपात सबको पता है कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी पे आपका रांची में है। ठीक है। दूध सागर जलप्रपात पूछा था, तो दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटका का बॉर्डर पे है। वो भी चीज आपको याद रख लेना है। क्या है? बॉर्डर पे है, याद रख लेना है। ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट है जो आपको पूछा गया है, रिवर से देखते हैं। ठीक है। तो पूछा कि गांधी सागर, जो गांधी सागर ये सब चीज करवाया हुआ है, क्विक आपका रिवीजन में करवा रहा हूँ। गांधी सागर जो बांध है, ठीक है, गांधी सागर बांध जो है किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है। और कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखना। रंजीत पूछा गया था कि रंजीत, देखो रंजीत डैम नहीं है, रंजीत डैम या थिन बांध भी हम लोग बोलते हैं, रंजीत बांध या थिन बांध, वो रावी नदी पे है पंजाब में। यहाँ रंजीत रिवर पूछा तो ये कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। गोदावरी के बारे में मैंने बता दिया, ताप्ती के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है। एक है आपका, ये आपका ये एक क्वेश्चन पूछा था कि जो दीक्षा बांध है, दीक्षा बांध, दीक्षा जो बांध है ये अरुणाचल में किस नदी पे है? तो फुडुगोंडू पे है, फुडुगोटू पे, फुडुगोडू पे है। ठीक है, फुडुगोडू पे है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है पोंग बांध, जो कहाँ है? तो ये ब्यास रिवर पे है, ब्यास नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में, पोंग बांध। ठीक है। तिलिया बांध कहाँ है? तिलैया बांध कहाँ है? तो बराकर रिवर। तिलैया बांध कहाँ है? तो बराकर रिवर पे, याद रखिएगा। कोयना मैंने बता दिया, ये महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पे ही है। ठीक है। एक है आपका कि पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन दिया था कि कौन सा इसमें क्षेत्र है जो जहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आ सकता है? तो एक हिमालय और कच्छ का रीजन है, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। ठीक है। प्राइम मेरिडियन के बारे में मैंने बता दिया, याद रखिएगा। दो, ठीक है, दो आपका जो जियोथर्मल, मतलब जो आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है, एक है पूगा जो कि आपका लद्दाख में है। ठीक है। दूसरा है मणिकर्णा जो कि आपका कहाँ है? आपका हिमाचल में है। और एक है सोहना भी, याद रखना, जो कि आपका कहाँ है? हरियाणा में है। वो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। 5 से 10 मिनट और बना के रखिए अपना हौसला। ठीक है। उसके बाद जो है आपका, उसके बाद है आपका क्या है? उसके बाद है कि पीर पंजाल पूछा था कि पीर पंजाल जो श्रेणी है किस राज्य में है? तो हिमाचल वहां नहीं दिया हुआ था, बट याद रखिएगा पीर पंजाल जो श्रेणी है ये आपका मध्य हिमालय का भाग है, लेसर हिमालय का भाग है, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखिएगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल में है। आपको जो दिया हो उसको टिक मार देना, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में। ठीक है।
कॉमेट मैंने बताया था, कॉमेट जो ये भारत में है इसका हाइट कितना है, तो 7746 मीटर है, याद रखिएगा। ब्लू माउंटेन मिजोरम में मैंने बता दिया, ठीक है। इसको फंगफुई माउंटेन भी बोला जाता है। एक पूछा था कि भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो अरावली है, याद रखिएगा। इसका सबसे ऊंचा चोटी है आपका कौन सा है, तो गुरु शिखर है, जिसका हाइट है 1722 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि हिमालय श्रेणी से पूछा था कि जास्कर किसका भाग है, तो मैंने जास्कर ट्रांस हिमालय का भाग है, मैंने बताया था। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है, याद रखिएगा। एक पूछा था कि जो आपका सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय आता है, सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय आता है, तो ये कुमाऊं हिमालय आता है, कुमाऊं हिमालय, याद रखिएगा। उसी प्रकार से अगर आप उसको पूछेगा सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा आता है, तो सिंधु और सतलज के बीच में जो आता है वो कश्मीर हिमालय या उसको पंजाब हिमालय भी बोला जाता है। तो सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय आता है। ऑपरेशन फ्लड मिल्क से रिलेटेड है, व्हाइट रिवोल्यूशन, वर्गीस कुरियन, मैंने बता दिया। बंदरगाह से पक्का क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलकाता बंदरगाह को सपोर्ट करने के लिए कौन सा बंदरगाह है, तो हल्दिया बंदरगाह। उसी प्रकार से नावा सेवा बंदरगाह पूछा गया था कहाँ है, तो नावा सेवा बंदरगाह को हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और जो नावा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है, ये बेसिकली बनाया गया था जो मेन मुंबई एयरपोर्ट है, जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, बोलो सबसे बड़ा पोर्ट है, और ये नेचुरल पोर्ट है, तो इसका भार को कम करने के लिए नावा सेवा बनाया गया था, जिसको जवाहर नेहरू पोर्ट भी बोला। मजगांव डॉक यार्ड पूछा गया था, मजगांव जो ये डॉक यार्ड है ये कहाँ है, तो ये भी मुंबई में ही, याद रखिएगा। पूछा गया था कि जो पूरब से जो पश्चिम गलियारा है, पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है, तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। और आपको याद रखें पूर्व पश्चिम गलियारा, और उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बता दिया। कर्क रेखा जो है आपका, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से। जल्दी से देखो कौन सा, राजस्थान हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया, उसके बाद आपका त्रिपुरा हो गया, उसके बाद आपका मिजोरम हो गया। इससे पहले त्रिपुरा मिजोरम से पहले याद रखना यहाँ वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये है क्वेश्चन। क्या क्या पूछा, किससे नहीं गुजरता है, तो उड़ीसा दिया हुआ था ऑप्शन में, नहीं गुजरता है। एक बार पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर में है, क्योंकि मणिपुर से नहीं गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है, तो ये उत्तर में है, याद रखें, मणिपुर उत्तर में है कर्क रेखा के, याद रहेगा, याद रहेगा। और कितना राज्य है हमारे देश में, ठीक है, जिसका कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन मतलब आप समझ गए हो कोस्टल लाइन, तो 9 ऐसा राज्य है जिसका आपका कोस्टल लाइन है, ठीक है। स्टील प्लांट से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था भद्रावती स्टील प्लांट कहाँ है, तो कर्नाटका में है, और एक पूछा गया था सेलम स्टील प्लांट कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु में। प्लीज बाकी सब देखिएगा जो पढ़ाया गया। इंसो का फुल फॉर्म पूछा गया था, एल नीनो साउथर्न ऑक्सीलेशन, एल नीनो साउथर्न ऑक्सीलेशन एल नीनो पूछा गया था, ठीक है। मॉनसून से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो सबसे सबसे ऊंचा जो आपको जो क्लाउड दिखता है, क्लाउड मतलब आप समझ गए जिससे बारिश होता है, ठीक है, बादल जो दिखता है उसको क्या कहते हैं, तो सबसे ऊंचा क्लाउड जो होता है वो साइरस होता है। और 2 क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिमी विक्षोभ से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ठंड के महीने में, ठीक है, ठंड के महीने में जो आपका पंजाब और हरियाणा में जो बारिश होता है किस कारण होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। और एक बार पूछा गया था जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अपना जो नमी है वो कहाँ से ग्रहण करती है, तो आपको याद रखना है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से ग्रहण करती है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक है कि मॉनसून से क्या होता है, जो मॉनसून आने से पहले क्या होता है, गर्मी के महीना में क्या होता है, बारिश होता है, ठीक है। तो जिसको आपको याद रखना पूछा गया था, वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है प्री मॉनसून को, तो काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर। तो काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर कहाँ कहा जाता है, तो वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। प्री मॉनसून बारिश को कहा जाता है काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर। मैंगो सावर कहाँ कहा जाता है, तो कर्नाटका या केरल, जो आपका ऑप्शन में दिया हो, मैंगो सावर कहा जाता है। और कर्नाटका में याद रखिएगा कॉफी बरसा भी कहा जाता है कर्नाटका में, और चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है आपका कर्नाटका में, याद रखिएगा। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल पूछ ले, कंफ्यूज हो गए थे लोग, गलती करके आए थे। चेरी ब्लॉसम जो है आपका मॉनसून सावर जो होता है वो कर्नाटका में होता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आपका केरल में होता था। मैंगो सावर कर्नाटका और केरल, याद रखिएगा। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल, नॉर्वेस्टर वेस्ट बंगाल। और याद रखिएगा एक होता है आपका टी सावर, ये बोर्दोलोइस बोला जाता है, बोर्दोलोइस, ठीक है, बोर्दोलोइस ऐसे ये नहीं पूछेगा, बोर्दोलोइस या चाय की वर्षा, तो ये असम में होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आशा करता हूँ सब चीज़ मैंने कवर कर दिया है भगवान।
जय सिया राम। ठीक है, मैंने हर एक चीज़ को कवर करवा दिया है। बहुत ही थोड़ा टाइम है बट कोशिश किया गया कि हर चीज़ कवर करवा देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इसको कवर किया। अगर आपने इसको कवर किया है, आप ऑलरेडी बहुत लोगों, लाखों लोगों को पीछे छोड़ चुके हो। जय हिंद, स्टडी हार्ड।